हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है। जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस देते। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और गांधी जी तो कहते हैं कि अपने शत्रु से प्रेम करो। तो क्या आलस्य से प्रेम करें? वैसे आज 2 अक्टूबर है। 2 महान हस्तियों ने आज हमारे देश में जन्म लिया, एक महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको लोग ज्यादा याद इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो लो प्रोफाइल रहना उन्होंने जीवन भर पसंद किया है। उनके ऊपर तो मैं पूरी केस स्टडी बनाना चाहता हूँ कि कैसे वो इतना लो प्रोफाइल, इतने विनम्र प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के। आज ये पावरफुल इवेंट आपको देने जा रहा हूँ, जुड़े रहना मेरे साथ। इसका कोई नहीं है रिपीट टेलीकास्ट। जब समय बीत जाता है तो लौट कर कभी नहीं आता है। जो समय के साथ नहीं चलता, समय भी उसके साथ नहीं चलता है। समय बीत जाने के बाद अगर उसकी कदर कर भी लो तो वो अफसोस कहलाता है, वो कदर नहीं कहलाती है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। आज जो मैं 50 स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ ना, पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी में समय केवल एक ऐसी चीज है दुनिया में हर जीव के पास बराबर होती, चाहे अमीर गरीब, गोरा काला, आदमी औरत, बूढ़ा जवान, इंसान जानवर, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, कुशाग्र बुद्धि मंद बुद्धि, कोई भी हो यार, समय तो बराबर ही है ना। समय तो मेरे पास, आपके पास, सबके पास बराबर है। टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हैपेंस व्हेन देयर इज अ फायर ऑफ फोकस। जब फोकस की आग लग जाती है। टाइम मैनेजमेंट, प्लान द फायर ऑफ फोकस। आज बात करूंगा मैं 6 स्ट्रैटेजीज के अंदर, यानी कि 6 यूनिट्स में 50 स्ट्रैटेजी दूंगा। आज हम यूट्यूब पे नहीं आए, आज हम इस ग्राफी के प्लेटफॉर्म पे आए हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए शायद ग्राफी पे आऊंगा। और अगर मैंने आपको कमिट किया तो आज मैं आया हूं यहाँ पे।
क्योंकि ना ग्राफी से मेरी कॉस्ट कम हुई है और बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की कोई कॉस्ट नहीं लेते। मेरे को जूम वगैरह चेक किया, बाकी प्राइवेट प्लेटफॉर्म चेक किया, वो महंगे पड़ते हैं, उनको कॉस्ट लगती है। ग्राफी को मुझे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। ग्राफी एक एम्पावरिंग प्लेटफॉर्म बन गया, एनीबडी कैन टीच, कोई भी आके सिखा सकता है और अपनी नॉलेज को मोनेटाइज भी कर सकता है, फ्री में भी कर सकता है। आज लाखों लोग ग्राफी पे आए हैं, हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को मिला और ये इंडियन प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं आज चूज किया कि मैं इसी के साथ काम करूंगा। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को अगर बढ़ाना है तो आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना आना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स, TNS, टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स। मैं सोता हूं, आप सोते हो, टेक्नोलॉजी नहीं सोती है। उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, यहाँ दुनिया भर के क्रिएटर्स, टीचर्स, मेंटर्स इन ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल मैंने अपने यूट्यूब वीलॉग पे भी काफी अनाउंसमेंट करी थी। आपने मेरा वीलॉग चैनल देखा है कि नहीं देखा? गुण तभी गुणवान होंगे जब वो शिक्षा से धनवान होंगे। शिक्षा लीजिए और मेरे वीलॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और एक क्विकली खबर मैं आपको बता दूं कि IBC 4.0 चालू हो गया। बांध लो कमर, कस लो तैयारी, कर लो तैयारी, खेलनी है बहुत लंबी पारी। IBC 3.0 के बाद अब 4.0 की है बारी। हम पहले 1000 कस्टमर को 10 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री दे रहे हैं। बोर्ड लाइन नंबर साथ देता रहूंगा, आप उस पर जाके पता कर सकते हो। I'd like to extend an official welcome on behalf of Guinness World Records. My name is Swapnil Dangrikar and I'm one of those Guinness World Records experts whose job it is to measure, officiate and judge the thousands of record attempts that are made each year. I'm excited to adjudicate this record attempt for you. Here at HQ, we're in the business of record breaking. We have a team of highly trained adjudicators to help keep track of the 50,000 records we have on our database. Bada Business Private Limited and Graphy will be attempting the Guinness World Records title for the most live viewers for a time management lesson video on a bespoke platform. If successful, you will join the elite group of Guinness World Records title holders. Achieving a Guinness World Records title is no easy task. It is extremely important that all of the official record guidelines are followed rigorously. If these guidelines are not followed, the attempt will be disqualified. The guidelines for the Guinness World Records title for the most live viewers for a time management lesson video on a bespoke platform are as follows. This record is for the most live viewers of a time management lesson video on a bespoke platform. This record is measured in the peak number of concurrent viewers for the live streamed video. For the purpose of this record, a time management lesson is a structured period of time where a person qualified to teach in the subject imparts knowledge around the processes of organizing and planning, how to divide your time between specific activities, especially to increase effectiveness, efficiency, and productivity. The live streamed video must be hosted from a single channel or a platform. Hosting the video on multiple channels or platforms will result in disqualification of the attempt. The topics covered in the lesson must be related to the study and the methodologies of the chosen subject. This should also include an introduction to the subject, a breakdown of topics to be taught, followed by a clear lesson conclusion. A full lesson plan must be submitted for pre-approval prior to the attempt. The video must last for at least 10 minutes. The video must remain on topic. The current number to beat is 1,500 peak concurrent viewers. If the guidelines are successfully followed and the current record is surpassed, Bada Business Private Limited and Graphy will become new Guinness World Records title holders. The team at Guinness World Records will make the final decision on the validation of your attempt and determine whether you have been successful. I will be back later to let you know the official results. नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर CEO badabusiness.com. This is an official attempt of Guinness World Records for the most live viewers of a time management lesson on a bespoke platform. आज बड़ा बिजनेस एंड ग्राफी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का अटेम्प्ट कर रहे हैं. वी आर एक्साइटेड टू पार्टनर विद Guinness World Records for the 8th time.
आई अप्रिशिएट द सपोर्ट एक्सटेंडेड बाय देयर टीम। एक बार फिर से याद कराया हूं, ये लाइव है, नो रिपीट टेलीकास्ट, और एक सेकंड भी आपको मिस नहीं करना है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट है, आपको हमारे साथ बने रहना है। मेरी बात समझो भैया, ऑन एन एवरेज 2 घंटा हर आदमी डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलने में भी निकाल देता है। प्रोडक्टिविटी 40% कम हो जाती है जब आदमी मल्टीटास्क करता है। सिंसियर से सिंसियर एम्प्लॉय भी एक दिन के अंदर 5.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। और रिसर्च कहती है कि 20% एवरेज वर्क डे केवल क्रूशियल चीजों में जाता है, 80% समय हमारा कम वैल्यूएबल चीजों में बीत जाता है या नो वैल्यू चीजों में बीतता है। वही कारण है कुछ लोग बहुत आगे निकलते हैं और कुछ ऐसे ही रह जाता है जिंदगी भर। कहाँ बैठे हो आप? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ बैठे हो? आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हो, आप अपने आसपास केवल 1% टॉप लोगों में हो सकते हो अगर इस सेमिनार को पूरा ध्यान से अटेंड कर लो। मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, ये 50 स्ट्रैटेजी एक साथ तो आपको कहीं नहीं मिल सकती है। आलतू फालतू बात नहीं करूंगा, जो आप जानते थे, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स दुनिया जानती है, स्टोरी ऑफ स्टोन्स एंड पेबल दुनिया जानती है, टाइम शीट, टू डू लिस्ट, स्मार्ट गोल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक टाइम बाउंड, हर आदमी को पता है टाइम मैनेजमेंट में ये सब चीज, लेकिन मैं जो दूंगा वो आपको नहीं पता होगा। अगर आपने इसको मैनेज नहीं किया तो प्रोक्रास्टिनेशन, मिसकैलकुलेशन, डिस्ट्रैक्शन, कॉम्प्लिकेशन, कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसओरिएंटेशन, डिससैटिस्फैक्शन, इससे जिंदगी भर जाती है और आदमी एक आम आदमी की तरह बीत जाता है। फर्क तो सिर्फ समय का होता है, क्योंकि मूर्ख इंसान जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान इंसान उस काम को पहले कर लेता है। कैसे करता है वो? प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं और बात करते हैं। 6 यूनिट्स में दूंगा। पहला गोल ओरिएंटेशन, दूसरा प्रायोरिटाइजेशन, फिर प्लानिंग प्रिपरेशन, चौथा डेलीगेशन, 5वां मीटिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन और छठा ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। इसके अंदर आपको 50 स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। बात पते की आज बताऊंगा, समय के महत्व को समझाऊंगा। जुड़े रहना मेरे साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट, पहला चैप्टर गोल ओरिएंटेशन। क्या होता है ये? जो लोग गोल ओरिएंटेड है ना, वो मोटिवेटेड होते हैं पर्पस के द्वारा। Someone who's goal oriented uses टारगेट्स, वो टारगेट्स का इस्तेमाल करता है हर समय मोटिवेटेड रहने के लिए। ये अप्रोच आपको सक्सेस में 2 तरह से हेल्प करती है। एक, आप इंतजार नहीं करते कब शाम होएगी, कब छुट्टी होएगी, कब निकलूंगा, और दूसरा, आप कम समय में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सो आप टाइम वेस्टर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, जैसे आलतू फालतू की कॉन्वर्सेशंस और इंटरनेट सर्फिंग, इन सबसे बाहर निकल पाते हैं। जो गलती करता है वो इंसान कहलाता है। एक चुटकुला मुझे किसी ने सुनाया था, जो गलती करता है वो इंसान कहलाता है और जो अपनी गलती दूसरों पर डालता है वो चेयरमैन कहलाता है। इंसान चेयरमैन मिल नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। कई बार लोग ऐसा करते हैं, सीनियर लोग अपनी कंपनी में अपनी गलती जूनियर्स पर डाल देते हैं, ऐसा बहुत होता है। कई चुटकुले हम ऐसे सुनते भी हैं। वैसे एक बार एक आदमी जो ना हॉट एयर बलून में कहीं घूम गया, खो गया, और जब वो इधर उधर घूम रहा था तो थोड़ी हाइट उसकी कम हुई, नीचे आया, उसने नीचे घूमता हुआ एक आदमी देखा, बोला भाई साहब। बोला हाँ जी। ओ भाई साहब जरा ये बताओ मैं हूं कहां पे? तो वो लड़के ने बोला, आप एक हॉट एयर बलून में hovering 50 feet above this field towards the 15 degree north of equator। तो उसने ऐसा समझाया, तो वो आदमी ऊपर से बैठ के बोला, लग रहा है तुम IT में काम करते हो? बोला हाँ, आपको कैसे पता? बोला क्योंकि जो चीजें तुमने बताई वो टेक्निकली तो सारी ठीक है, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं है। तो लड़का मुस्कुराया और ऊपर देख के बोला, भाई साहब आप जरूर मैनेजमेंट में होंगे? बोले हाँ, तुमको कैसे पता? बोला पहली चीज आपको ये तो पता नहीं कि आप हैं कहां पे, और दूसरी, कोई नीचे आपके जूनियर है, नीचे बैठा है, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और तीसरी, आप जहां पहले थे, मेरे आने से पहले थे, अभी भी आप वहां हैं, लेकिन अब आप गलती मेरी बता रहे हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब मैनेजमेंट के पास खुद ही डायरेक्शन नहीं होती तो जूनियर को क्या डायरेक्शन देंगे। आपको स्पेसिफिक गोल बनाने, जेनरिक गोल नहीं बनाने, डायरेक्शन रखनी है। आपको वेग गोल्स को स्पेसिफिक गोल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। चलिए सीखते हैं। कुछ लोग 1 हफ्ते का काम 1 साल में करते हैं और कुछ 1 साल का काम 1 हफ्ते में करते हैं। गोल प्रॉपर्ली अगर सेट हो जाए तो आप आधा रास्ता वैसे ही अचीव कर लेते हैं। गोल की बहुत महत्व है। गोल को दिमाग में रखने का महत्व क्या होता है कि आप हर समय पर्पस से ड्रिवन रहते हैं। जब दिमाग में रहता है तो आप उसी तरह से उसी दिशा में आगे चलते हैं। जैसे हमें सिखाया जाता था कि घोड़ा इधर नहीं देख सकता, उधर नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी दोनों आंखें कवर्ड रहती हैं। सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। बैड न्यूज क्या है? द टाइम फ्लाइज, बट द गुड न्यूज क्या है? यू आर द पायलट। तू ड्राइव कर सकता है टाइम को अपने हिसाब से। टाइम मैनेजमेंट महाभारत से भी सीखी मैंने। 12 साल का वनवास हुआ था पांडवों को।
लेकिन उन्होंने प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन पे बिता दिए 12 साल। यू हैव टू बी एबल टू गेट अप एंड डस्ट योरसेल्फ एंड ऑलवेज बी गोइंग फॉरवर्ड। उन्होंने अपने हाथ पांव झाड़े, बोले कोई बात नहीं, जंगल में आए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पांडुपुत्र अर्जुन भीम खड़े हो जाओ, अपने आप को अपग्रेड करो। उन्होंने 12 साल अपना स्किल अपग्रेडेशन किया, उन्होंने वनवास में नॉलेज अपग्रेडेशन किया, अपने आप को फिट रखा युद्ध के लिए। अर्जुन ने कई देवताओं की पूजा करके मैजिकल वेपन्स को एक्वायर किया, दिव्यास्त्र जिनको बोलते हैं, अपनी आर्मरी के अंदर अलायंसेस तैयार किए, पहले ही कई राजाओं से बातचीत करके आया कि जब युद्ध का समय होगा उनकी दोस्ती उनके साथ रहेगी। वॉरफेयर प्रैक्टिसेस को सीखते रहे, 12 साल फालतू नहीं बैठे कि जंगल में आराम करेंगे, आया फल खाया, खाना खाया, सो जाए, नहीं नहीं, मल्लयुद्ध की तैयारी करें, एशियन मार्शल आर्ट। क्यों अचीव करूं, क्यों क्यों क्या मिलेगा मुझे इससे, क्या मिलेगा, आउटकम और पर्पस एस्टैब्लिश होगा इससे। अपने अंदर पूछो, आंसर आएगा आपको। ये पहली शुरुआत है। मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी इस गोल को अचीव करने में, मुझे क्या क्या तकलीफें आएंगी इस गोल को अचीव करने में, कौन कौन होगा जो मेरी मदद कर सकता है। एथलीट भी ना सुबह 4 बजे रोज बोन चिलिंग कोल्ड ठंडी हवाओं के बीच में सुबह 4 बजे मैदान में क्यों पहुंच जाता है? कोई मजा नहीं आ रहा उसको वहां पे। उसको वहां पे क्या मिल रहा है मैदान के अंदर? कोई पार्टी नहीं हो रही, सुबह 4 बजे जंग खड़ा हो जाता है मैदान में जाके, क्योंकि उसको क्लियरली दिख रहा है कि वो पोडियम पे खड़े होकर के गोल्ड मेडल पहनेगा और उसके देश का राष्ट्रगान चल रहा होगा। गोल ना इजी नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए जो आपको फोर्स करे, तंग करे। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं इस समय, तो पकड़ के रखना इस मुद्दे को कि अपने आप से ऐसे सवाल पूछो कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में आप कहां पहुंचने वाले हो? मैं क्या अचीव करूंगा जब तक मैं रिटायर हो जाऊंगा? मेरी सैलरी उस समय कितनी होनी चाहिए? मैं एंटरप्रेन्योर होऊंगा कि एम्प्लॉय होऊंगा? मैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की चाहता हूं अपने जीवन में? मुझे क्या एजुकेशन की जरूरत है आने वाले समय में? मैं अपने आप को कैसे डेवलप करूंगा? कौन सी इंडस्ट्री में मैं जाऊंगा? मेरे लिए आइडियल जॉब कैसी होगी? मैं क्या प्रैक्टिस करूंगा? किस प्रकार की डाइट लूंगा जो मेरे को ताकत बना के देगी? मुझे किस तरीके का मकान खरीदना है अपने लिए? मैं किस प्रकार की नई हॉबी जनरेट करूंगा? पहले आप विजुअलाइज करते हो, तब आप मटेरियलाइज करते हो। लूजर्स विजुअलाइज द पेनल्टीज ऑफ फेलियर, बट विनर्स विजुअलाइज द रिवॉर्ड ऑफ सक्सेस। उनको रिवॉर्ड ऑफ सक्सेस दिखाई पड़ता है, उनका गोल, उनका पर्पस एस्टैब्लिश होता है। एज वी विजुअलाइज द फ्यूचर अचीवमेंट्स, वी शुड बी एबल टू राइट देम डाउन, क्योंकि सक्सेस क्या है? ये एक प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है। और आप जब विजुअलाइज करते हो, इनसाइट जनरेटिंग प्रश्न पूछते हो, तो अंदर से पर्पस एस्टैब्लिश होता है। इफ यू कैन इमेजिन इट, इफ यू कैन विजुअलाइज इट, यू कैन क्रिएट इट। आप ये प्रोडक्टिव, आप ये 15 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन अगर आप रोज करते हो, तो आपके बचे हुए 16 घंटे बहुत भयंकर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आप विजुअलाइज करिए अपनी सक्सेस को, तब एक्शन लीजिए। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू विजुअलाइज। लर्न टू थिंक लाइक अ विनर, थिंक पॉजिटिव एंड विजुअलाइज योर स्ट्रेंथ। आंख बंद करो रोज 5 मिनट, रोज का 5 मिनट आंख बंद करके अपनी विजुअलाइजेशन करना, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। आपको तूफान बना देगा पूरे दिन में। आपके जो 9 घंटे वर्किंग आवर है, तूफान हो जाएंगे। वेयर आर पीपल हु डोंट हैव गोल्स? दैट्स माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। वो कहां है लोग जिनके कोई गोल नहीं होते? ये मेरा प्रश्न है आपसे। जो बिना गोल के लोग होते हैं ना, ये वो 97% लोग होते हैं जो 3% लोगों के यहाँ जाके नौकरी करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गोल ही नहीं है। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। स्टार्ट विजुअलाइजिंग। सिंपल। दूसरी स्ट्रैटेजी, जिस्ट टेक्निक। आगे चल के कोई कंपनी चलाओगे, कुछ भी करोगे, स्टार्टअप रन कर रहे हो, बिजनेस रन कर रहे हो, कम्युनिटी चला रहे हो, परिवार को चला रहे हो, जिस्ट टेक्निक, जिस्ट टेक्निक। गोल, इनिशिएटिव, स्कोरबोर्ड और ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। जिस्ट टेक्निक क्या होता है? अगर आप टीम के साथ भी काम कर रहे हो, उनको क्लियर गोल बता दो कि उन्हें करना क्या। हर आदमी को क्लियरली उसका KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पता होना चाहिए। हर आदमी को क्लियरली उसका गोल पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप, मैं क्या इनिशिएटिव लूंगा? एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर। कितना एफर्ट करूंगा और क्या रिजल्ट आना चाहिए? कितना एफर्ट करूंगा, क्या रिजल्ट आना चाहिए? दूसरा स्टेप, इनिशिएटिव्स। तीसरा, स्कोर बोर्ड। अपना हर रोज शाम का स्कोर बोर्ड बना लो। मैंने अचीव कितना किया, मेरा कमिटमेंट वर्सेस अचीवमेंट। मैंने सुबह ये कमिट किया, शाम को ये अचीव किया। कमिट किया था 100, अचीव किया 80। कमिट किया था 100, अचीव किया 120। अपना कमिटमेंट अचीवमेंट बना दो। तो पहले हमने इनिशिएटिव और उसके बाद स्कोर बोर्ड बनाया। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। मैं नए इनिशिएटिव क्या लूं, अलग इनिशिएटिव क्या लूं, रिव्यू साइकिल कैसे करूं, इंप्रूवमेंट कैसे लेकर के आऊं। जिस जो है ना, हर कंपनी
इंटेलिजेंटली अगर वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली इंप्लीमेंट कर दे तो सारे एम्प्लॉय और सारी ऑर्गेनाइजेशन हाई स्पीड पे भागेगी। टॉप मैनेजमेंट बिना जिस्ट की, यानी कि गोल पता होना चाहिए क्लियरली, जाना कहाँ है, इनिशिएटिव क्या करके पहुंचेंगे, स्कोर बोर्ड पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव मतलब इंप्रूवमेंट क्या ला रहे हैं। 4 बातें बताई मैंने आपको, गोल कहाँ जा रहा हूं। अब अगर आपको ये पता ही नहीं कि मैं एफर्ट क्या करूं तो रिजल्ट ही गलत आएगा। गलत एफर्ट करेंगे रिजल्ट गलत आएगा। आपको गलत मिल, किस दिशा में जा रहे हैं, जाना था जयपुर, चल पड़े आगरा की तरफ, पहुंच जाएंगे जयपुर, नहीं पहुंचेंगे मेरे भाई। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, धीरे भी जा रहे हैं, नजदीक तो पहुंच रहे हैं अपनी दिशा के। मुद्दा इतना ही है कि अपनी टीम से चेक करो कि आपकी टीम अलाइंड है, वो एम्बिशियस भी उनके बिल्कुल क्लियर है एम्बिशन, इम्पैक्ट क्या आने वाला क्या सबको पता है, इंस्पिरेशन कितनी आएगी, क्या उनको क्लियरली बिल्ड हो रही है, ये मेजरेबल है कि नहीं है, ये स्पेसिफिक है कि नहीं है, ये टाइम बाउंड है कि नहीं है, ये मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है कि नहीं है। यानी कि आप जो भी बना रहे हैं, जो गोल है, इनिशिएटिव है, स्कोर बोर्ड है, इसकी सबको क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी टीम को। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतनी ताकत आएगी। आपको क्या करो, उसको पील मेथड पे करो, प्लान योर जिस्ट, एग्जीक्यूट योर जिस्ट, एंगेज योर एम्प्लॉइज और लर्न फ्रॉम सक्सेस एंड फेलियर। ये पील मॉडल होता है। आपके जिस्ट के बहुत एग्जांपल है। आप कंपनी में कुछ भी इंप्लीमेंट करना चाहते हो, जिस्ट से करते हो। सबको गोल पता हो गया, एफर्ट क्या करूंगा पता है, स्कोर बोर्ड पता चल गया, ये समझ में आ गया। देखो जब आदमी के पास ना स्कोर बोर्ड होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब आप बास्केटबॉल खेल रहे हो बिना स्कोर बोर्ड के तो आप धीरे खेलते हो, वही बास्केटबॉल खेल रहे हो स्कोर बोर्ड के साथ आपकी स्पीड बढ़ जाती है। फुटबॉल खेल रहे हो प्रैक्टिस मैच, आपकी स्पीड नहीं आती। जैसे फुटबॉल खेल रहे हो स्कोर बोर्ड चालू, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। कोई भी आप गेम खेलते हो बिना स्कोर बोर्ड के ताकत नहीं आता, और वही गेम स्कोर बोर्ड के साथ में खेलो और जान लगा देते हैं जीतने के लिए। स्कोर बोर्ड से ना अलग प्रकार की एनर्जी आती है। 100 आउटबाउंड कॉल करनी है, हाँ 100 फोन कॉल्स करनी है सेल्स के आदमी को, स्कोर बोर्ड हो गया। ब्रांड एंगेजमेंट, इसको स्कोर बोर्ड दे दो आप। हाँ आपके कंपनी में, फैक्ट्री में, दुकान में, शोरूम में विजिटर बढ़ाने हैं, फुटफॉल बढ़ानी है, इसका स्कोर बोर्ड दे दो। एक दिन में 50 लोग आते हैं, एक दिन में 80 कैसे करूं। अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर आपको रेटिंग दे रहा है 10 में से 7, उसको 9 पे कैसे ले जाऊं, स्कोर बोर्ड हो गया। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, मेरे को हर साल आ रहा है 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ कैसे आएगा, स्कोर बोर्ड हो गया। लीड कन्वर्जन, 100 लोग फोन करते हैं उनमें से 10 लोग खरीदते हैं, 100 लोग फोन करते हैं उनमें से 40 लोग कैसे खरीदें, स्कोर बोर्ड हो गया। नया कस्टमर को एक्वायर कहां से करके लेके आऊं, मैं रोज के 10 कस्टमर ला रहा हूं, 20 कैसे लाऊं, स्कोर बोर्ड हो गया। मेरे इतने एम्प्लॉय काम करते थे, साल में 20% एम्प्लॉय छोड़ के जाते थे, अब कम एम्प्लॉय जाएं छोड़ के, केवल 5% जाएं, स्कोर बोर्ड हो गया। अरे जो भी करना है उसको स्कोर बोर्ड दो। जब स्कोर बोर्ड आ जाता है तो लोगों में ताकत आ जाती है। ये जिस्ट था। तीसरा मॉडल है पावर मॉडल। पावर मॉडल क्या है, इससे पूरा टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे आप। पावर मॉडल, पहले प्रिपेयर, भैया प्रिपेयर करा दो सबको, गोल क्या है सबको प्रिपेयर करा दो। दूसरा ऑर्गेनाइज, अब सबका कैलेंडर ट्रैक कर दो, भाई अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे, सबको ऑर्गेनाइज कर दो, तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना है। तीसरा वर्क, अब उसके बाद एक्शन ले लो, स्ट्रॉन्ग एक्शन। ऐसा नहीं है कि भैया बातचीत सारी हो गई लेकिन एक्शन लिया ही नहीं। उसके बाद क्या, चौथा इवैल्यूएट, अब बार बार चेक करो भैया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग काम बता देते हैं उसके बाद चेक नहीं करते, फिर काम होता ही नहीं है। और उसके बाद फाइनली है रीथिंक, क्या इसको किसी और तरीके से किया जा सकता है। ये है आपका पावर मॉडल। एक वॉरेन बफे का भी बड़ा अच्छा मॉडल है, उसको बोलते हैं टूल स्ट्रैटेजी। वॉरेन बफे का मॉडल क्या है, मैं 50 स्ट्रैटेजी दूंगा और बीच में कुछ तो मेरी इतनी फेवरेट है, बहुत जबरदस्त है। याद रखना, अगर तुम कभी भी आलस करते थे ना, जिंदगी में इस वीडियो के बाद नहीं करने वाले। ये वो सेमिनार है जिसके बाद जिंदगी भर आलस खत्म हो जाएगा। इसको ध्यान से सुनना, अपने नोट्स बना लो भैया, कॉपी पेन रखो, बैटरी ना खत्म हो जाए, चार्जर लगा करके रखो, उठ के नहीं जाना बिल्कुल भी। नो रिपीट टेलीकास्ट। हाँ, वॉरेन बफे की टूल स्ट्रैटेजी क्या है, आपके जितने भी प्रकार के गोल्स और ड्रीम्स है सबका लिस्ट बना दो। मुझको ये गाड़ी चाहिए, मुझको ऐसा मकान चाहिए, मुझको ये अचीव करना है, मुझको ऐसा करना है, कंपनी में ये करना है, इतना रेवेन्यू चाहिए, इतना कॉस्ट, सब 25 आइटम की लिस्ट बना लो। और उन 25 में से आप स्टेप 2 क्या है, उन 5 को सर्कल कर दो जिन्हें अचीव करना ही करना है। 25 में से 5 सिलेक्ट कर लो। अब जो बची हुई 20 है, 5 जो सिलेक्ट कर ली, हर हाल पे इस पे जान लगाना है, और जो 20 बच गई हैं इनकी तरफ पूरी तरह से इससे नजर हटाना है। यानी कि जो 5 हैं उन पे जान लगा दूंगा, और जो बची हुई 20 हैं उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा। इतना फोकस केवल उन 5 पे डालूंगा। ये वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी है। वो कहते हैं 2 चीजों की लिस्ट बना दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, और दूसरा क्या है, अवॉइड दीज एट ऑल कॉस्ट। इनकी तरफ तो मुड़ के भी नहीं देखूंगा। इन टास्क को आप आइडेंटिफाई करो ताकि आपकी सारी एनर्जी उन टॉप 5 पे ही जाए, सब जगह जाए ही नहीं। परेटो की तरह हम बोलते हैं इसको कि 20% आइटम आपको 80% रिजल्ट देती हैं, और 80% काम करते रहो, 20% भी रिजल्ट नहीं आता। सो मोस्ट ऑफ अस वी स्पेंड too much of our time only on urgent things. Urgent क्या है, कभी किसी का फोन आ गया, कभी किसी से बात हो गई, कभी कुछ, 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 बस फिर कुछ कुछ होता है जी, और सब कुछ छूट जाता है। कैसे बनेगी बात आपकी। तो आपको जहां टाइम ही नहीं मिलेगा आपके लिए रियल इंपॉर्टेंट थिंग। अगली स्ट्रैटेजी, जीपीएस टेक्निक। जीपीएस वैसे आपके मोबाइल में भी चलता है, ये जीपीएस भी उसी जीपीएस की तरह काम करता है। जी ये गोल, एक गोल, जीपीएस 1 2 3, सुनो मेरी बात, सॉरी जीपीएस 1 3 5, सुनो मेरी बात। एक गोल, उस एक गोल को अचीव करने के लिए आपके हर डिपार्टमेंट में एक सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। एक गोल,
उस गोल को अचीव करने के लिए क्या होंगी 3 प्रायोरिटी और हर प्रायोरिटी की क्या होंगी 5 स्ट्रैटेजी। सिंपल 1 2 3। हाँ, एक गोल, उस एक गोल की क्या 3 प्रायोरिटी हैं, ऐसा करूंगा 3 काम करूंगा, ये 3 प्रायोरिटी है इस गोल में, और हर प्रायोरिटी की 5 स्ट्रैटेजी, बस इतना ही है। हाँ, देखो मेरी बात भाई, स्केड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, वो प्रश्न होता है स्केड्यूलिंग द प्रायोरिटी या प्रायोरिटाइजिंग द स्केड्यूल। यू डोंट प्रायोरिटाइज द स्केड्यूल, यू स्केड्यूल द प्रायोरिटी। आप प्रायोरिटी को स्केड्यूल कर दो, प्रायोरिटी पे फोकस करो। हाँ, आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं, क्या करें, सही कार्य कर रहे हैं, कार्य को सही ढंग से करें? सुनो सुनो भैया, तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ, सही कार्य कर रहे हैं कि कार्य को सही ढंग से करें? नहीं, सोचो, दोबारा सोचो, सही कार्य करें या कार्य को सही ढंग से करें? सही कार्य करें, उत्तर है। बहुत लोगों ने सोचा था कार्य को सही ढंग से करें। देखो, गलत कार्य को सही ढंग से करने का क्या फायदा होगा? हाँ, जिस गाड़ी का बम्पर आगे फिट करना था उसको पीछे फिट कर रहे हो, लेकिन सही ढंग से कर रहे हो। है जी, सही ढंग से कर रहे हो, अरे गलत जगह फिट कर दिया। सही ढंग से करने से फायदा नहीं है, पहले सही कार्य करना है। हाँ, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, डूइंग द राइट थिंग्स और डूइंग थिंग्स राइटली? डूइंग थिंग्स राइटली नहीं, पहले है डूइंग द राइट थिंग्स। सही कार्य को पकड़ो, तो गोल, उसके बाद प्रायोरिटी और फिर स्ट्रैटेजी। ये 3 स्टेप्स होते हैं, तभी आपकी बात बनती है। अपने पास चार्ट बना लो ना, कोई भी गोल लिखो, उस गोल में मेरी 3 प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी, और हर प्रायोरिटी के नीचे स्टेप्स लिख दो। स्ट्रैटेजी मतलब स्टेप्स, करूंगा कैसे, हाँ कैसे जाऊंगा। इफ यू हैव, देखो मेरी बात सुनो, बहुत लोग जो आज इस वेबिनार में नहीं आया और आपके पास भी होता है टाइम ना हो ये वेबिनार अटेंड करने का, और अगर आपके पास ये टाइम नहीं है ना ये वेबिनार अटेंड करने का, तो आपको और ज्यादा जरूरत है ये वेबिनार अटेंड करने की। यही है मेरा मुद्दा। इफ यू हैव नो टाइम टू अटेंड दिस टाइम मैनेजमेंट वेबिनार, देन यू हैव ऑल द मोर स्ट्रॉन्गर रीजन टू अटेंड दिस टाइम मैनेजमेंट वेबिनार, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको टाइम मैनेज नहीं करना आ रहा। मेरी बात सुनो भैया, और टाइम आएगा जिस दिन जब आप इस टाइम मैनेजमेंट के सेमिनार को समझ पाओगे। और वैसे जरूरी नहीं है, एक बात सुनो, मेरी बात को बीच बीच में आपको बताते रहूंगा। मेरे चैनल जो वीलॉग है ना, उसमें मैं काफी सारी लर्निंग दे रहा हूँ आजकल। जरूरी नहीं है रोशनी चिरागों से ही हो, हाँ, शिक्षा से भी घर रोशन हो जाते हैं। तो वो शिक्षा लेनी है हमारे को। और ये जो हमारा नया चैनल है यूट्यूब वीलॉग, इसको भी सब्सक्राइब करिए और वैसे फोकस होकर बैठिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट, ये वीडियो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा और 50 स्ट्रैटेजी आपसे मिस हो जाएंगे। कितनी भी जरूरी हो जाए, कोई भी आपके आसपास कोई भी काम, इसको पकड़ के रखना। और गुड न्यूज़ क्या है, IBC 4.0 जो हमने लॉन्च कर दिया है, इसमें हम लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं, 75 कोर्सेज दे रहे हैं, 10 लाख रुपए के कोर्सेज दे रहे हैं। ये 15 अक्टूबर तक है। जब समय हाथ से निकल जाएगा ना, सिर्फ पछतावा रह जाएगा मेरे भाई। 600 तरह के सारे डॉक्यूमेंट, सारी रिपोजिटरी, आपको हैंड होल्डिंग कोच, आपको जिंदगी भर के लिए कोच, ये सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। ये क्योंकि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लर्निंग सारथी। मैं इसके बारे में बताऊंगा। जितने भी तरह के कोर्सेज हैं, चाहे वो बिजनेस सीखने के कोर्स हैं, इंग्लिश सीखने के कोर्स हैं, पैसिव इनकम के कोर्स हैं, वीडियोप्रेन्योर बनना है, वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना है, ई-कॉमर्स करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डेट मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, स्टार्टअप, स्केल स्टार्टअप, कुछ भी करना हो। बहरहाल वापस आते हैं, आज का टॉपिक है पीक परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। हाँ, 50 टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी। तो अगला चलते हैं प्रायोरिटाइजेशन, छठी स्ट्रैटेजी। इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। छठी स्ट्रैटेजी क्या है? इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ना तो हम सब बराबर हैं, ना सारे काम बराबर हैं। हाँ, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट। फेयरनेस, आपको फेयर रहना है, सब इंसानों के प्रति भी, चौकीदार है या राजा है, सबके प्रति ईमानदार रहो, लेकिन बराबर नहीं है। राजा का ओहदा अलग होता है, चौकीदार का अलग होता है। आपको दोनों के प्रति ईमानदार रहना, दोनों का बराबर सम्मान करना है, लेकिन सबका ओहदा अलग है। इसी प्रकार सारे के सारे काम एक बराबर रिजल्ट नहीं देते हैं। जो काम ज्यादा रिजल्ट देता है उसी पे फोकस करना, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट क्या है, मेजरेबल इम्पैक्ट क्या है। मैं एक बड़े अच्छे लीडर से मिला, डिजिटल मार्केटिंग के एक लीडर हमारी कंपनी में काम करते हैं। वो मुझसे बोलते हैं हमेशा कि सर मैं एक दिन में जो मेरी रोज की तनख्वाह है ना, मैं उससे कितना ज्यादा आपको कमा के दूं कंपनी में, वो मैं मेजर करता रहता हूं। मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात कि वो इंटेलिजेंटली सोचते हैं हमेशा इस तरह से। हर बुद्धिमान आदमी ये सोचता है कि मेरे इस कार्य का रेवेन्यू में इम्पैक्ट क्या है, कॉस्ट में इम्पैक्ट क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में इम्पैक्ट क्या है, जो भी आप कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है। पीपल हु कैन फोकस दे कैन गेट थिंग्स डन। हाँ, मैं डॉक्टर वेलू मनी से मिला था, थायरो केयर के चेयरमैन। बोले बड़ी सिंपल सी बात है भैया, जो सफल लोग हैं उनके पास फोकस है और बाकी सब खाली लोग हैं और कुछ नहीं है। उनके लिए वो हायरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने आप अपनी कंपनी में नौकरी देते वक्त देखते हैं कि आदमी फोकस कितना है। डॉक्टर वेलू मनी की बात मेरे दिमाग में पूरी तरह घुस गई। वो हर इंटरव्यू में एक ही चीज ढूंढते हैं कि आदमी में फोकस कितना है, ये फोकस्ड है या डिस्ट्रैक्टेड है। काउंटलेस किताबें लिखी जा चुकी हैं इसके ऊपर, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैं विवेक बिंद्रा कहना चाहता हूं, बहुत कम लोग हैं जो हाई प्रायोरिटी चीजों पर ही फोकस कर पाते हैं, बाकी सब सारे के सारे काम करते हैं। बिजीनेस विल गिव यू अ फॉल्स फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। हर समय बिजी, हर समय क्यों बिजी है भाई? हर समय इंपैक्ट क्या है तुम्हारे काम का? मिलते हैं मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, आप उनसे पूछो, आउटकम पूछो, बोला सर मैं इतना बिजी हूं, इतना काम कर रहा हूं, सुबह से रात तक काम।
इम्पैक्ट बताओ भैया, इम्पैक्ट आउटकम। यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। क्या वैल्यू क्रिएट किया, दैट्स द क्वेश्चन। बिजीनेस, बिजीनेस नहीं चाहिए, बिजनेस चाहिए। बिजी बिजी हर समय काम कर रहा है, हर समय काम कर रहा है। हाँ, आपको एक्टिविटी नहीं प्रोडक्टिविटी चाहिए। कम ऑन, क्या चाहिए? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव होना चाहिए। की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटी, दैट्स द मेन पॉइंट। डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। मेरे पास इतने सारे बिजनेस आइडिया आते हैं, मैं बड़ा बिजनेस को रन कर रहा हूँ, मुझे मालूम है बड़ा बिजनेस बहुत तेज ग्रो कर रहा है। इतने सारे बिजनेस आइडिया मैं किसी को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा, मैं किसी बिजनेस में नहीं घुस रहा, और क्या मेरे को समझ में नहीं आता? क्योंकि डिसाइडिंग व्हाट टू डू इज ऑल्सो एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू। मेरे को क्या नहीं करना है। बहुत सारे आइडिया मैं रिजेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को एक ही जगह फोकस रखना है। व्हेन यू नो व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, मेकिंग डिसीजन बिकम सिंपल। मेरा डिसीजन सिंपल है बहुत। डोंट लूज द साइट ऑफ योर प्रायोरिटीज। आपको मैसेज दे रहा हूँ, आप बार बार साथ साथ सोचते रहना, साथ साथ अपनी जिंदगी के बारे में, अपने धंधे के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में सुनना। मेरे भाई ध्यान से सुनना इस वेबिनार को। आप नजर मत हटाना अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी से। क्या प्रायोरिटी है आपकी? समवन मे ब्रिंग एन इशू टू यू सीकिंग हेल्प इन योर ऑफिस और इन योर फैमिली। सॉरी, हिंदी में बोलता हूँ। कोई ना कोई आपके आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आएगा, उसके लिए प्रायोरिटी आपके लिए है कि नहीं है? ये मत सोचो अरे नहीं मुझको विनम्र होना चाहिए, सबकी सेवा। सबकी सेवा नहीं करते मेरे भाई, सबका सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। क्योंकि आप जब सबकी सेवा करने में जाओगे तो फिर आप इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि आप उतना बड़ा वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाओगे जिससे आप और ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते थे। मेरे भाई अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड कर लोगे ना, ये बहुत लोगों की सेवा है। अगर आपने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिया, ये कितने लोगों के लिए तनख्वाह, कितने लोगों के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा, सरकार के लिए टैक्स जनरेट करेगा, देश की इकोनॉमी में आप बहुत बड़ी ग्रोथ ला पाएंगे। इसीलिए एक छोटी सेवा करने से ज्यादा अच्छा एक बड़ी सेवा पे ज्यादा फोकस करें आप। द लीस्ट इफेक्टिव पर्सन हैज सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज मच एज द मोस्ट इफेक्टिव पर्सन हैज। अंबानी के पास भी उतना टाइम है, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, नंदा, इतने बड़े परिवार अरबपति हैं, सबके पास उतना ही टाइम है जितना मेरे पास है, उतना आपके पास है। पर कोई ग्रो करता है, सम विल ग्रो एंड अदर्स विल गो, सम विल डिस्टिंक्ट अदर्स विल एक्सटिंक्ट। किधर खड़ा है मेरे भाई? किधर तू किधर खड़ा? मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा हार्ड भी बोलूंगा, अलाउ कर देना मेरे को आज। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस। क्या चूज किया है आपने? जो आप कर रहे हो ना वो आपकी चॉइस है, जिससे आपने बहुत सारी चीजें अपनी छोड़ी हैं आज। सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेइंग यस टू सम ऑफ देम। आप अपनी मुद्दा ये है कि क्या आप बिगिन विद द एंड इन माइंड फर्स्ट। मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, उस पर्पस को एस्टैब्लिश करो। अब मैं अगली स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, 4D स्ट्रैटेजी। 4D स्ट्रैटेजी क्या होती है? ये ABC स्ट्रैटेजी से मिलती जुलती है। इसमें दो तरह की चीजें हैं। 4D मतलब डू नाउ, डेफर, डिलीट, डेलीगेट। 4 प्रकार के काम होते हैं। सुनो, कोई भी काम आया आपके पास, सुनो, कोई भी काम आया आपके पास, वो 4 में से किसी एक बकेट में जाएगा। अगर वो बहुत बढ़िया काम है, हाई क्वालिटी का काम है, आपको रिजल्ट देगा, डू नाउ, अभी कर लो। अगर वो हल्का काम है, डेफर, बाद में करेंगे। बहुत बेकार काम है, किसी काम का काम नहीं, डिलीट, फटाफट डिलीट कर दो। कोई और उसको कर सकता है तो डेलीगेट, किसी और से करा लो। 4 तरह का ट्रीटमेंट दे दो। तब आप देखोगे कि 4 में से आपको खाली एक ही करना है, डू नाउ। तो यानी कि अगर आपके पास में 10 तरह के काम आ रहे हैं या 20 तरह के काम आ रहे हैं, तो आपको कितने करने हैं? 20 में से 4 ही करने हैं। आपको खाली डू नाउ वाले करने हैं, तो अपने आप इफेक्टिव हो जाओगे। क्योंकि आप लिमिटेड कामों से ही बड़ी ग्रोथ आती है मेरे भाई, सारे कामों से बड़ी ग्रोथ नहीं आती। पकड़ लो इस बात को। इसको बोलते हैं ABC स्ट्रैटेजी। A क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। B क्या होता है? डेफर और डेलीगेट। C क्या होता है? डिले और डिलीट। बस ऐसे समझ लो। अपने काम को पकड़ो और देखो कि मैं क्या काम करूंगा जिससे कंपनी में मेरे बॉस को या मेरे कस्टमर को या मेरे आसपास या मेरे परिवार में सबसे बड़ी ग्रोथ और सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा। इसीलिए सारे काम नहीं करते। इसको एक और बोलते हैं 8वीं स्ट्रैटेजी, मॉस्को मेथड। मॉस्को मेथड क्या होता है? मस्ट डू, मॉस्को, मस्ट डू, शुड डू, कुड डू, वांट टू डू, वोंट डू। ये 5 तरह की ट्रीटमेंट है मेरे भाई। मस्ट डू, ये इतने बढ़िया, इतने इंपॉर्टेंट काम है, करने ही करने, नॉन नेगोशिएबल। शुड डू, ये इतने इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं, बाद में देख लेंगे इसको। शुड डू, कुड डू ऑप्शनल है, करें नहीं करें चलेगा। वांट टू डू, आज मेरे को अच्छा लगता है, ये घूमने जाना है, मजे मारने जाना है, मॉरिशस जाना है, थाईलैंड जाना है, कहीं चक्कर मार के आना है, समुद्र किनारे जाना है, पहाड़ पे जाना है, ये मुझे अच्छा लगता है लेकिन अभी जरूरी नहीं है। और फाइनली वोंट डू, ये वो है जो मुझे करना ही नहीं है। तो ये 5 प्रकार की कैटेगरी, इनमें से करने कौन से? आपको मस्ट डू करने हैं।
तो आपने जैसे ही चीजों को अपने कम कर दिया ना, वो आपको हो गया आपका प्रायोरिटाइजेशन। हाँ, एब्जॉर्ब व्हाट इज यूजफुल, रिजेक्ट व्हाट इज यूजलेस। शास्त्रों में क्या बोला गया है? अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। बुद्धिमान आदमी का यही काम है, वो लिमिटेड काम ही करता है। फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी। बिजी आदमी ग्रो नहीं करता है, प्रोडक्टिव आदमी ग्रो करता है। नोवेल स्ट्रैटेजी, ईट दैट फ्रॉग। मेंढक जो है ना, मेंढक खाना नॉन वेजिटेरियन को भी अच्छा नहीं लगता है। नॉन वेजिटेरियन आदमी को भी बोलते मेंढक खा लो, नहीं खा पाएगा। मेंढक मतलब एक ऐसा जानवर है जो पूरी दुनिया में शायद 1-2-4 देश के लोग खाते होंगे, बाकी दुनिया भर में मेंढक खाना तो कोई पसंद नहीं करता, ना कोई अमेरिकन ना कोई यूरोपियन। मेंढक कौन खाता है? लेकिन मानो अगर फिर भी खाना पड़ जाए मेंढक, मान लो जबरदस्ती खाना ही पड़ जाए, तो कब खाना चाहिए? दिन में, सुबह, दोपहर को या शाम को? बताओ। कई लोग खाना ही पड़ेगा, रात को आराम से खाऊंगा बाद में। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं रात को खाऊंगा, तो दिन भर परेशान रहोगे आप। अरे मेंढक खाना पड़ेगा, मेंढक खाना पड़ेगा, मेंढक खाना पड़ेगा, मेंढक खाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या, सुबह सुबह नाश्ते में सबसे पहले खा लो, अब दिन भर फ्री हो गए। खा लिया, खाते वक्त थोड़ी देर की दिक्कत है, आधे घंटे की बस, लेकिन उसके बाद फिर सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक आप एकदम फ्री हैं, दिमाग से टेंशन खत्म। मेंढक ये वो चीज है जो सबसे मुश्किल काम होता है। ऐसे ही अब आप अपने शेड्यूल में चले जाओ, सबसे मुश्किल काम क्या है आपके शेड्यूल में? वो है आपका मेंढक। अगर आपने सुबह निपटा दिया अपने मेंढक को, तो दिन भर आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। स्टार्ट योर डे बाय डूइंग द मोस्ट बर्डनसम टास्क, मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। गेट अ वेरी क्लियर गोल। देखो उसमें डेडलाइन डाल दो, कंपाइल कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको सुबह सुबह कर दो, ऑर्गेनाइज करके, खत्म। एक्शन ले लो मेंढक पे। मेंढक मतलब सबसे मुश्किल काम यार, ये नहीं करना और ये नहीं करना, उस चक्कर में पूरा दिन वो सर पे चढ़ा रहता है। अरे अभी करना, अभी करना, कब करूंगा, कब करूंगा। मेंढक है भाई, सुबह निपटा दो उसको। व्हेन यू कैन कम अप, सी आप जब सबसे डिफिकल्ट काम को कर जाते हो ना, आपकी लाइफ इजी हो जाती है। डोंट प्रे फॉर इजी लाइफ, प्रे टू बी अ स्ट्रॉन्गर मैन। बस सिंपल है भाई मेरी बात। और अगला मतलब 10वां है MIT मेथड। MIT, एक है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एक है MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। ये वाली तैयारी पिछले दिन करते हैं, यानी कि पिछली शाम को, यानी कि रात को सोने से 2-3 घंटा पहले, 2 घंटा 1 घंटा पहले आप लिख लो कि कल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 7 चीजें कौन सी हो सकती हैं भैया। क्या क्या वो चीजें, 7 सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? तो पहले 7 का लिस्ट बना लो और बना करके उनको रैंकिंग दे दो। रैंक 1, 2, 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट रैंक 1, उसके बाद इंपॉर्टेंट रैंक 2, उसके बाद 3 और आखिरी वाली को रैंक 7 दे दो। उसके बाद टॉप 3 को सर्कल कर लो। वो हो गया आपका नेक्स्ट डे का प्लान। इसको बोलते हैं MIT स्ट्रैटेजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अपना मॉर्निंग MIT को डेडिकेट कर दो। मॉर्निंग में सुबह MIT होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। हाँ, जिस आदमी को ना अपने मेजर और माइनर को अलग अलग करना आता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मेन थिंग और मल्टीपल थिंग, ऐसे समझो आप। मेन थिंग और मल्टीपल थिंग। मेन थिंग हो गया MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। मल्टीपल थिंग हो गया अरे बहुत सारी छोटी मोटी चीजें। जिसको ये दोनों को अलग करना आता है वो गेम चेंजर है, मेजर और माइनर को। और काफी लोगों ने मेजर किया हुआ है माइनर में। हल्के फुल्के आइटम को काम करने के मास्टर बन जाते हैं, छोटे छोटे काम को करने के मास्टर बन जाते हैं। बड़े काम करने भाई, छोटे काम नहीं करने। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये पिछली शाम को करो, इसकी पिछली शाम को तैयारी करो। इजी है इंप्लीमेंट करने में, एक बार ट्राई करना शुरू करो, आपको ना माइंड इतना फोकस होना शुरू हो जाएगा। 7 आइटम लिखो, टॉप 3 उठा लो और सुबह चालू कर दो उनको। टॉप 3 सुबह चालू होने लगा तो गेम चेंज हो जाएगा। इससे मिलती जुलती अगली 11वीं स्ट्रैटेजी है प्रायोरिटी स्कोरिंग। प्रायोरिटी को स्कोर कैसे करें? स्कोर मतलब उसको रेटिंग दे सकते हो, क्योंकि आपकी 20% ही एफर्ट है जो 80% रिजल्ट देते हैं, ये बात तो सबको पता है। ये प्रायोरिटाइज करने में आपको मदद करता है प्रायोरिटी स्कोरिंग। हाँ, आप अपनी जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उनको लिखो और उसके बाद हर एक के आगे आप प्रायोरिटी लिख दो कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है। रैंकिंग दे दो और रैंकिंग के बाद नंबर भी दे दो और जो कॉमन है उनको ग्रुप कर दो, बैच कर दो, कॉमन को ग्रुप कर दो और फिर पूरे कॉमन को ग्रुप करके कॉमन का स्कोर चेक कर लो भैया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने हाईएस्ट स्कोर जिस इशू का है उससे पहले काम करेंगे, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। मुद्दा क्या? कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। हाँ, मेन थिंग को मेन थिंग बना लो अपनी जिंदगी का। सबसे बड़ी चीज को सबसे बड़ा काम टाइम देना शुरू कर दो। जितना बड़ा मुद्दा उसको उतना ज्यादा टाइम देना शुरू कर दो। जिंदगी का सबसे बड़ा डेंजर मालूम क्या? सबसे बड़ा डेंजर वो ये है कि आपकी छोटी मोटी चीजें आपका इतना समय ले जाती हैं कि बड़ी चीजों के लिए समय नहीं बचता है। वो सबसे डेंजरस है। जितने भी प्रोडक्टिव लोग हैं मेरे भाई दुनिया के अंदर, जो भी बड़े बिलियनर्स हैं, आप देख लेना वो अपने टाइम को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। इसीलिए पीक परफॉर्मेंस इन प्रोडक्टिविटी, ABCDE टेक्निक, 12वीं टेक्निक। हाँ, ABCDE टेक्निक। ये क्या टेक्निक है? आप अपने दिन को एक मास्टर लिस्ट से शुरू कर लो।
आप हर सिंगल टास्क को लिखो, हाँ, जो मंडेन है, फालतू की है, जो बहुत क्रिटिकल है, क्रिटिकल से के आप ग्रोथ आती है, सबसे क्रिटिकल, हाँ। और अभी इनको सबको लिखने के बाद सेकंड स्टेप पे क्या करो, आप उनको रेटिंग देना शुरू करो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी वो है जो एकदम टॉप प्रायोरिटी, जिससे सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस आएगा। सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस क्या है? जो एकदम ग्रोथ ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड। सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी जो जे करवाने वाली चीज है, वो है आपकी ए कैटेगरी, हाँ, जिसमें आपको अर्जेंसी फैक्टर क्रिएट करना है, जिसके लिए आपको आग लगानी है, और उसको कैटेगराइज कर लो वैसे ही। उसके बाद आती है बी लेवल। बी लेवल क्या है? अगर आपने ये नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंस थोड़े नुकसानदायक हो सकते हैं, होंगे थोड़े नुकसानदायक। फिर आती सी लेवल कैटेगरी। ये है कि अगर आपने मिस भी कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं देनी है, कोई आपको नुकसान नहीं होगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा खतरा नहीं है, नहीं भी किया कोई बात नहीं। फिर आती है डी लेवल कैटेगरी। ये वो है जो आपको करनी नहीं है, ये किसी और से करा लो। फिर आती है ई लेवल कैटेगरी, ना आपको करनी है ना किसी और से करानी है, कंपनी से डिलीट करानी है, ये काम ही नहीं होने चाहिए, बेकार काम है, ये हमारे खामा खा टाइम ले जाएंगे। ये ए बी सी डी ई डिसाइड कर दो आप। तो आपका जितना, देखो प्रायोरिटी का मतलब, टाइम मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि टाइम में ज्यादा काम कर लो। टाइम मैनेज करने का मतलब यही है कि एक टाइम में सबसे महत्वपूर्ण काम कर लो। रीजन मोस्ट गोल्स आर नॉट अचीव्ड इज वी स्पेंड आवर टाइम डूइंग द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है कि नहीं? वर्स्ट यूज ऑफ टाइम इज डूइंग समथिंग वेरी वेल। बहुत अच्छे से कोई काम कर दो, पर वो काम कर दिया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। समझ रहे हैं बात को? आपने क्या किया जी? आपने वो काम को इतने अच्छे से कर दिया, इतने अच्छे से कर दिया जिसकी कोई जरूरत थी नहीं। आपने क्या किया? आपने टेबल सजा दिया। टेबल आपने सजाने में इतना टाइम लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया, अब लंच का टाइम होगा, टेबल सजाने में लगे हैं। आउटपुट क्या है? आउटपुट नहीं है। आउटकम, आउटपुट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरी बात सुनो मेरे भाई, नई नई बातें सीखकर जीवन को नई ऊंचाई दीजिए। हर दिन सुख से बीते, अपने दिन को बेहतर कीजिए। आप हमारे विवेक बिंद्रा वीलॉग भी एक चैनल हमने बनाया है, उसको भी सब्सक्राइब करिए, मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। समय पर निर्णय कीजिए, समय पर समर्पण कीजिए, बनेगी ऐसी बात। ज्ञान पूरा लीजिए। नो रिपीट टेलीकास्ट, जुड़े रहना हमारे साथ। निकल जाएंगी 50 स्ट्रैटेजी, फिर नहीं मिलती आपको। और जैसे याद दिलाता हूँ, रेस में जीतने वाले व्यक्ति को मेडल मिलता है, ऐसे ही पहले 1000 IBC को LTM मिलता है, लाइफ टाइम मेंबरशिप। पहले आओ पहले पाओ, बड़ा सिंपल है। बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर लो कि भाई मेरे को 10 लाख रुपए के कोर्स फ्री चाहिए, जिसमें सारे 75 कोर्स भी मिले, स्पेशलाइज कोर्स भी मिले, वैल्यू पैक भी मिले, अलादीन का चिराग भी मिले, लाइफ टाइम मेंबरशिप भी मिले, सारे डॉक्यूमेंट भी मिल जाए, पर्सनल बिजनेस कोच भी मिल जाए, सब कुछ 10 लाख रुपए के सब कुछ सारे कोर्सेज आज फ्री मिल जाएंगे आपको। ये पहले 1000 IBC को हम लोग दे रहे हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, वर्क फ्रॉम होम सीखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग, फ्रेंचाइजिंग, साइबर सिक्योरिटी, पब्लिक स्पीकिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, जीमेल बेसिक टेक्नोलॉजी, सब सीख सकते हैं आप। बहरहाल वापस आते हैं पीक परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी, 50 टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी। तो अब हम बात करेंगे प्लानिंग एंड प्रिपरेशन पे। अब आपने गोल बना लिया, प्रायोरिटाइज कर लिया, अब प्रायोरिटी को प्लान और प्रिपेयर कैसे करोगे? क्या आपको पता है कि 15 मिनट अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना प्लान करने में, तो आप 2 घंटे खराब कर देते हो, 2 घंटे बढ़िया कर देते हो, क्षमा चाहता हूं, अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर। हर 15 मिनट की प्लानिंग आपके 2 घंटे के आउटपुट को बेटर कर सकती है, ये मिनिमम है। लेकिन बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि 15 मिनट अगर अच्छे से प्लान कर लो तो 8 घंटे का काम अच्छा हो जाता है। ये प्लानिंग प्रिपरेशन, देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें मैं GTD टेक्निक से शुरू करता हूँ। GTD सबसे बड़ा स्किल है, ये वो स्किल है जो लोगों के पास है ही नहीं। इस स्किल की कमी के कारण लोगों की ग्रोथ नहीं होती है। आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है? सुनो, GTD, गेटिंग थिंग्स डन। मेरी बात सुनो, गेटिंग थिंग्स डन, काम खत्म करा दो, कंप्लीट करा दो। हाँ, इनिशिएटिव नहीं फिनिशिएटिव। हाँ, गेटिंग थिंग्स डन। इसमें 5 P होते हैं। जब भी कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आए, जब भी कोई किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में, स्टार्टअप में, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए, 5 P बना लो। उस पहले लिखो प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद लिखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको दे दो प्रोजेक्ट। वो हो गया प्रोजेक्ट। दूसरा P कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा। हाँ, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया कि हम IBC को यूट्यूबर कैसे बना जाए, उसको सिखाना चाहते हैं। उनके पास लीड नहीं आ रही, तो उनको प्रॉब्लम, उसका बना दिया प्रोजेक्ट। हाँ, अब उस प्रोजेक्ट को कैसे अचीव करना है, इसके स्टेप्स क्या, वो हो गया प्रोसेस। इसके लीडर कौन होंगे, इस काम को कौन कराएगा, वो हो गए पीपल। और इसको इंप्रूव कैसे किया जाए, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। ये हो गया 5 P। हमने अपनी बिजनेस में, अपनी कंपनी के अंदर, बड़ा बिजनेस में 5 P से ही सारे डिपार्टमेंट इंप्रूव किए हैं। बहुत सारी चीजें इंप्रूव करी। हमारा कस्टमर सर्विस इंडेक्स मैं पब्लिक में बता देता हूँ आज, जैसे ही मैंने शुरू किया पहले महीने में 23 आउट ऑफ 100 था। हमने क्या किया, प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट, प्रोसेस, पीपल, परफॉर्मेंस बना दिया। एक प्रॉब्लम आई, कस्टमर हमसे अपसेट हो रहा है, एक प्रोजेक्ट बना दो, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में 50 लोग हायर करो, टेक्नोलॉजी बिल्ड करो। टेक्नोलॉजी है प्रोसेस हमारा सारा। इसको कौन हेड करेगा? कस्टमर सर्विस का कोई एक्सपर्ट आदमी। तो हमारी जो कस्टमर सर्विस हेड है
वो एयरटेल में नेशनल कस्टमर सर्विस हेड थी, हम उनको हायर करके लेके आए, वो हो गया पीपल। और अब परफॉर्मेंस इंप्रूव करते करते वो 23 से 43 हुआ, 83 हो गया, और 43 से जब 83 हुआ बहुत अचीवमेंट लगा। लेकिन आज हम 97 आउट ऑफ 100 पे चल रहे हैं। इतना अमेजिंग स्कोर किया क्यों? क्योंकि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके एक प्रोजेक्ट बना दिया, उस प्रोजेक्ट को हमने प्रोसेस दे दिया, ये स्टेप में करेंगे, उस पर हमने पीपल असाइन कर दिया, तुम लीडर हो भैया, तुम्हारे को करना है, और फिर उनके साथ इंप्रूवमेंट साइकिल परफॉर्मेंस कर दिया। 5 सिंपल स्टेप है, ये 5 स्टेप को नोट कर देना, अपने पास अच्छे से लिख लेना। प्रॉब्लम्स के बाद प्रोजेक्ट, फिर बनाओगे प्रोसेस, फिर लेके आओगे पीपल जो उसको हेड करने वाला है इस डिपार्टमेंट को, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस यानी कि इंप्रूवमेंट साइकिल। कोई भी डिपार्टमेंट हो, जैसे मैं पहले जब ये समस्या आई तो मैं जूम पे कॉल किया करता था। समस्या कौन सी है? अपना कोविड की। तो जूम पे कॉल करते थे, गूगल पे करते थे, सेमिनार्स डिजिटल करते थे, बड़ी दिक्कत आती थी, बार बार खराब हो जाता था, बार बार लिंक डिस्कनेक्ट हो गया, कभी वीडियो नहीं चल रहा है, कभी कुछ, बहुत तरह की समस्या आती थी। हमें समझ में आया कि भाई ये प्रॉब्लम है, अब इसको प्रोजेक्ट बना दो, आपके पास ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए, उसके लिए प्रोसेस बना दिया, स्टेप, ये 7 स्टेप हो गए। उसके लिए पीपल, हमने एक बढ़िया ब्रॉडकास्टर हायर किया एक न्यूज़ चैनल का, और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस उससे इंप्रूव किया। आज हम सारे डिजिटल प्रोग्राम्स को अच्छे से कर पाते हैं। मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। रियल वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड परफेक्शनिस्ट, इट रिवॉर्ड्स पीपल हु गेट थिंग्स डन। इज्जत उसी की होती है भाई जो काम करके दिखाता है, बातें करने वाले की इज्जत नहीं होती है। आपको एक बार की बात थी, एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक गांव था बहुत बड़ा, और बेसिकली वो एक गांव नहीं था, वो 10 गांव का क्लस्टर था, बहुत बड़ा, एक समझो बड़ा एक जिला जैसा गांव हो गया, बहुत बड़ा, बहुत सारे गांव उसमें साथ में जुड़े हुए थे। और वो सब के सब अपने जिले में किसी एक को राजा बनाते थे, पर रूल क्या था कि वो राजा 5 साल के लिए बनेगा, और 5 साल के बाद उसको एक जंगल में भेज दिया जाएगा, तब अगला राजा आएगा। अब जंगल में जानवर होते हैं, उसको मार के खा जाए तो उसकी जिंदगी खत्म। तो हर 5-5 साल के बाद राजा बदलता था। एक बुद्धिमान आदमी को ढूंढते थे, उसको राजा बनाते थे, 5 साल के बाद उसको जंगल में छोड़ते थे, जंगल में उसको जानवर खा लेते थे, वो मर जाता था। तो शौक में आदमी राजा तो बन जाता था, लेकिन 5 साल के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाती थी। फिर अब एक राजा को जंगल छोड़ के आए, सब बहुत दुखी थे, परेशान थे कि बेचारे राजा को अब मार देंगे, जानवर खत्म हो जाएगा, लेकिन और अगला राजा किसको बनाए, अगला राजा किसको बनाए, अगला राजा किसको बनाए। तो एक बुद्धिमान आदमी मिला, उसको बोले भैया तुम राजा बन जाओ। तो उसकी पत्नी ने मना किया, नहीं राजा मत बनो, ऐसे ही ठीक है, 5 साल बाद मारे जाओगे। तो उसने कहा कि नहीं मैं राजा बनूंगा, ठीक है। और जब वो राजा बना, बुद्धिमान आदमी, हाँ, जैसे ही राजा बना तो उसने क्या किया, उसने बड़ी अच्छी तैयारी करी, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन। हाँ, उसने पहले साल में पूरा राजपाट संभालते हुए वो जो जंगल था ना, जंगल में उसने सड़क बना दी। दूसरे साल के अंदर उसने एक फेंसिंग क्रिएट करके बड़ा चिड़ियाघर बना दिया, जानवर एक तरफ हो गए। तीसरे साल में उसने वहाँ खेती बाड़ी खाने पीने की व्यवस्था कर दी। चौथे साल में वहाँ मकान बनवा दिया, और 5वें साल में उसने अपने पैसे की बचत करी। और जैसे ही 5 साल के बाद उसको जंगल भेजा गया तो वो इतना बिल्कुल सुसज्जित बहुत बढ़िया गांव बन चुका था, और फिर उसने वहाँ जिंदगी बिताई। इसको बोलते हैं प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन। हाँ, कोई मुश्किल नहीं आती। कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू प्रिपरेशन। जितना अच्छा प्रिपेयर, अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे जिंदगी भर रिपेयर करोगे। इसलिए कहते हैं प्लानिंग इज प्रिवेंशन। वो मेरी अगली स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग इज प्रिवेंशन। अमेरिका के अंदर क्या होता था, आपको मैं रियल केस स्टडी देता हूँ। यूएस के अंदर लगातार फायर फाइटिंग चलती रहती थी, और जो वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड होती थी यूएस की, वो हर समय बिजी रहते थे। आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ, थक गए आके सो जाओ। फिर घंटी बजी, आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ, थक गए आके सो जाओ। इतना परेशान रहते थे वो, हर समय वो स्ट्रेस में रहते थे। हाँ, जैसे ही काम किया, आग बुझाई, आकर के फिर उसके बाद सो गए। सोए नहीं, अभी थोड़ा सा एकदम उठा ले, भागो 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 भागो, आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। बड़ा परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि हर समय हम अर्जेंट काम करते रहते हैं, अर्जेंट काम करते हैं, क्यों नहीं हम प्रिपरेशन, प्रिवेंशन करते हैं। हाँ, ऐसी प्लान करें जिससे आग लगनी कम हो जाए। तो उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, बिल्डिंग्स का सर्टिफिकेशन करना शुरू किया, फायर सेफ्टी के कंप्लायंसेस बिल्ड करने शुरू किए। उन्होंने कहा कोई भी गाड़ी जाएगी उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, कोई भी बिल्डिंग बनेगी, हॉस्पिटल बनेगा, मॉल बनेगा, ऑफिस बनेगा, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहाँ फायर सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे होने चाहिए। उसने कहा फिर भी सबको पूरी ट्रेनिंग कर दो, और अगर फिर भी आग लग जाए तो उस आग को कैसे बुझाया जाए उसकी भी ट्रेनिंग कर दो। तो ऐसा हुआ कि कुछ दिन उन्होंने ये साथ आग बुझाने के ये काम भी किया, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन। और ऐसा हुआ कि 2.5 साल के अंदर, केवल 30 महीने के अंदर
वो कंपनी, वो पूरा का पूरा सिस्टम इस स्टेज पे आ गया कि वहाँ आग लगनी बंद हो गई, और अगर आग लग भी जाए तो वहाँ लोकल लोग खुद ही आग बुझा लेते थे। इसको बोलते हैं प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन। हाँ, प्लानिंग हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द आउटकम। आप आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर आप अच्छा प्लान कर जाओ। प्लानिंग गिव्स यू सेंस ऑफ डायरेक्शन। प्लानिंग अलाउज यू टू प्रिपेयर फॉर अनफोर्सीन हर्डल। आगे चले क्या तकलीफ आएगी। प्लानिंग जो है ना वो स्ट्रेस को रिड्यूस कर देगा कि अगर आप फेल भी हो रहे हैं अपने कमिटमेंट को डिलीवर करने में, क्योंकि आप वो नहीं होंगे फेल। आप इसीलिए कहा जाता है कि फेलिंग टू प्रिपेयर मीन्स प्रिपेयरिंग टू फेल, या फेलिंग टू प्लान मीन्स प्लानिंग टू फेल। तो आप रिड्यूस करिए अपने स्पिल ओवर्स और एक्टिविटीज को, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन पे काम करिए। एक बार एक मारवाड़ी से किसी ने पूछा, बिजनेसमैन से, कि भाई तुम्हारे सारे के सारे एम्प्लॉय सुबह सुबह 9 बजे कैसे पहुंच जाते हैं? सारे एम्प्लॉय सुबह 9 बजे एकदम टच टाइम पे पहुंच जाते हैं। बोला बहुत सिंपल है। बोला क्या सिंपल है, क्या किया? बोला मेरे पास 30 एम्प्लॉय काम करते हैं, 29 पार्किंग है, हाँ, और जो 30वीं पार्किंग है पेड पार्किंग है, उससे बचने के लिए सारे टाइम से आ जाते हैं। तो मारवाड़ी बिजनेसमैन ने प्लान किया और लोगों ने को पंक्चर बना दिया। 15वीं स्ट्रैटेजी, टाइम लॉग। टाइम लॉग का मतलब क्या है? अपने टाइम वेस्टर को ट्रैक करो, टाइम वेस्टर को ट्रैक करो। टाइम लॉग देखो कि इसमें क्या है, इसमें आप यूटिलिटी प्लान करो। कॉफी ब्रेक लिया, यूटिलिटी यानी कि मुझे ये कितने रुपए की कमाई देगी, कम देगी, तो उसने लो कर दिया उसमें यूटिलिटी को, और ड्यूरेशन लिख दिया 15 मिनट मेरे निकल गए। प्लान था नहीं था। ईमेल चेकिंग मीडियम यूटिलिटी है, सेल्स कॉल हाई यूटिलिटी है, इससे रेवेन्यू आएगा। अर्जेंट मीटिंग लो यूटिलिटी है, 60 मिनट चला गया। मैं रिव्यू पीपीटी को देख रहा हूँ, हाई यूटिलिटी है, इससे मेरी कमाई होगी, इस पे 120 मिनट दिया। लंच को एक्सटेंड कर दिया भैया, लंच था 20 मिनट का, 40 मिनट कर दिया, लो यूटिलिटी था, उस पर मेरा 20 मिनट एक्स्ट्रा फालतू निकल गया, वेस्ट हो गया। पर्सनल फोन कॉल ले लिया, लो यूटिलिटी था, उससे मेरा 15 मिनट निकल गया। तो ये देखना चाहिए कि आप कौन से काम कर रहे हैं जिससे रेवेन्यू बढ़ता है, कॉस्ट घटती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। हाई यूटिलिटी, मीडियम यूटिलिटी, लो यूटिलिटी। क्योंकि अ गोल विदाउट अ टाइमलाइन इज जस्ट अ ड्रीम। आपको पास में आपको अपने आप से प्रश्न करने चाहिए, और क्या प्रश्न करने चाहिए, मैं कुछ सैंपल प्रश्न बताता हूँ आपको। वो प्रश्न करेंगे ना आपको पता चल जाएगा आप कितने प्रोडक्टिव हैं, आपकी पीक परफॉर्मेंस आ रही है कि नहीं आ रही है। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ माय टास्क वर ऑलरेडी प्लान्ड। मैंने जो काम किए उनमें से कितने काम थे जो मैंने प्लान किए थे, कितने अचानक बीच में आ गए। इज देयर अ रियल स्ट्रक्चर टू माय डे? क्या मेरा दिन स्ट्रक्चर्ड है या ऐसे ही बना रहा हूँ? डिड द प्लान टास्क टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड? अगर कोई काम था आपने 1 घंटा सोचा और 2 घंटे में हुआ, इसका मतलब कि प्लानिंग कमजोर थी। व्हाई डिड आई स्पेंड सो लॉन्ग ऑन लो यूटिलिटी टास्क? मैं उस पे ज्यादा समय क्यों लगा रहा हूँ जिससे मेरी कमाई नहीं होती है? कितनी इंटरप्शंस आई मुझे आज दिन भर में? क्या मैं अलाउ कर रहा हूँ कि दूसरे लोग आकर के मेरे टाइम को डिक्टेट करें? या फिर कौन से दिन का हिस्सा मेरा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव था, या फिर क्या मैं रियली प्रोडक्टिव था या केवल बिजी था? ऐसे जब अपने आप से प्रश्न करते हो ना, इट इज नॉट इनफ टू बी बिजी, क्योंकि बिजी तो चीटियां भी होती हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू बिजी अबाउट? आप किस चीज में बिजी हो? अपने आप से प्रश्न करो कि मैं किस चीज में बिजी हूँ। व्हाट कैन आई डू टू गेन कंट्रोल ओवर माई टाइम? मैं क्या परिवर्तन लेकर के आऊँ? क्या मैं रियलिस्टिकली प्लान कर सकता हूँ अपने दिन को और बेटर तरीके से? क्या मैं ज्यादा स्पेंड कर सकता हूँ अपने हाई यूटिलिटी टास्क? हाई यूटिलिटी टास्क बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसको बोलते हैं HUT, हाई यूटिलिटी टास्क। आपको केवल वही टास्क करने हैं जो हाई यूटिलिटी के हो, जिससे बड़े इंपैक्ट आते हो। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आज मैंने कितना टाइम हाई यूटिलिटी टास्क पे लगाया? टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। यू कैन गेट मोर मनी, यू कैन गेट मोर मनी, बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। ये तो पक्का है बिल्कुल। इसको ना यूज करने के लिए एक और चीज देखो, बायोलॉजिकल प्राइम टाइम टेक्निक। बायोलॉजिकल प्राइम टाइम टेक्निक क्या है कि आपकी बायोलॉजिकल बॉडी किस समय ज्यादा परफॉर्म करती है। अपने बायोलॉजिकल रिदम को ट्रैक करो कि आपकी जो बॉडी है, देखो कुछ लोग ना सुबह बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ शाम को प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ सुबह एकदम लेजी होते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, उनकी बॉडी स्लो काम करती है, दिन में तेज होते हैं और शाम को बहुत ज्यादा काम करने लग जाते हैं। तो देखो कि आपके प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं, और फिर अपनी वर्किंग आवर्स को, अपने जो आपके जो हाई यूटिलिटी टास्क है उनको उस आवर्स में डाल दो। आप जितना कॉम्प्लेक्स टास्क है आपका, उसको उसी समय अटैक करो जिस समय आपकी बायोलॉजिकल प्राइम टाइम चल रहा हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो शाम को 5 बजे से 8 बजे तक सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे फ्रेश रहता है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? इस समय हाई एनर्जी है तो सबसे कॉम्प्लेक्स काम को वो उस समय करे। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, फ्रेश और फ्राइड टेक्निक। फ्रेश और फ्राइड टेक्निक क्या है कि आप किस समय फ्रेश होते हो उस समय काम करो, किस समय फ्राइड मतलब एकदम
उस समय उस काम को अवॉइड करो, उस समय वो काम करो जो बहुत ईजी है। आपका ब्रेन पावर ना डिपेंड करता है आपकी ब्रेन की फ्रेशनेस पे, और ब्रेन की जब फ्रेशनेस होगी, जब आप फ्रेश होगे तो कॉम्प्लेक्स काम करेंगे, जब थके हुए फ्राइड है तो ईजी काम करेंगे। इसको ऐसे डिवाइड कर लो। आपको भी पता होना चाहिए कि भैया आप कब आपके पास ज्यादा एनर्जी होती है। द टाइम दैट लीड्स टू मास्टरी इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ योर फोकस। कब है आपकी हाई इंटेंसिटी फोकस की? ज्यादातर लोग ऐसा बताते हैं कि उनका सुबह सुबह फोकस बहुत अच्छा होता है, जितना अर्ली मॉर्निंग उठते हैं उतना ज्यादा फोकस होता है। आप अपना ऑब्जर्व करिए और उसको यूज करिए। अगली स्ट्रैटेजी है डीप वर्क टेक्निक। डीप वर्क टेक्निक को द वन थिंग टेक्निक भी कहते हैं, कि मतलब एक काम को इतना डीपली और इतना डीपली और इतना डीपली कर लो कि उस काम को एक्सेलेंस बिल्ड कर लो। लेकिन वो एक काम वही होना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो, है कि नहीं है? ये नहीं कि आप बिल्कुल मतलब ऐसा फालतू काम को बहुत ज्यादा ध्यान से कर रहे हो। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो भी है वो डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन के साथ काम होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो ये द वन थिंग है, यानी कि जो डीप वर्क है, उसका ऑपोजिट क्या हो गया? हाफ वर्क। उसका ऑपोजिट क्या हो गया? शैलो वर्क। उसका ऑपोजिट क्या हो गया? मल्टीटास्किंग, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। उसका ऑपोजिट क्या हो गया? समझ लो आप कि बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। उसका ऑपोजिट क्या हो गया? डिस्ट्रैक्ट होकर के काम कर रहा है। उसका ऑपोजिट क्या हो गया? अननेसेसरी फालतू मीटिंग्स में भी काम कर रहा है। उसका ऑपोजिट क्या है कि आप कोई भी फोन कॉल आ रही है उसको उठा रहा है। फोन किया, हेलो HDFC का क्रेडिट कार्ड लोगे? लूंगा तो नहीं, आप कैसे हैं ये बताओ। क्या है? फालतू बात कर रहा है, डिस्ट्रैक्टेड ही आदमी है ये। इसकी जिंदगी में ये वही गाना गाता होगा, हम किस गली जा रहे अपना कोई ठिकाना नहीं। ठिकाना होना चाहिए। गधा है क्या तू? है क्यों तेरा ठिकाना नहीं है भाई? किस गली जा रहा तुझे नहीं पता है? क्या करेगा जीवन में तू? बेस्ट वे टू ओवरकम हाफ वर्क और शैलो वर्क इज कॉन्शियसली फोकस करो द वन थिंग पे। वो क्या है वन थिंग? ये किताब भी है द वन थिंग, बहुत अच्छी किताब है गैरी केलर की, इसको जरूर खरीदिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। द वन थिंग, एक चीज जिसको इतना अच्छे से करूं जिससे सबसे बड़ी ग्रोथ आती हो, केवल उस पर काम करूंगा, बाकी चीजों को एलिमिनेट कर दें। डिस्ट्रैक्शन आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन उसको रिस्टोर करेगा। यदि आप एक समय में 2 कार्य कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि आप दोनों ही कार्य नहीं कर रहे हैं। आप 2 कार्य ऐसे कर सकते हो कि जिस कार्य में ब्रेन नहीं लगता हो वो कार्य तो आप साथ में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं फोन पे बात कर रहा हूं, उसमें ब्रेन लग रहा है, लेकिन मैं चल रहा हूं, उसमें ब्रेन नहीं लग रहा, तो ये 2 साथ में हो सकते हैं। महिलाएं कुछ खाना बनाने में एक्सपर्ट होती हैं, तो बात कर रही हैं साथ में स्पीकर फोन पे और खाना बना रही हैं। बात करने में उनका दिमाग लग रहा है, लेकिन खाना उनको पता है कितना मसाला डालना है, कितना नमक डालना है, ये फेंका नमक, ये फेंका मसाला। वो एक्सपर्ट है, तब भी खाना बहुत बढ़िया बना लेती हैं। तो कुछ चीजें होती हैं जिसमें दिमाग लगाना है और जिसमें नहीं दिमाग लगाना है, वो तो साथ में कर सकते हैं। पर 2 चीज जिनमें दिमाग लगाना है क्रिटिकल है। ओपन हार्ट सर्जरी भी कर रहे हैं और बेटी की शादी के कार्ड किस किस को बांटने उसका भी प्लान बना रहे हैं। तो या तो भाई कार्ड गलत जगह पहुंचेगा, या वो आदमी जिसकी सर्जरी हो रही है वो गलत जगह पहुंच जाएगा। तो आपको ना समझना है द वन थिंग, जो सबसे जो क्रिटिकल चीज में खाली एक ही काम करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करना है। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार होनी चाहिए। इसके लिए आप अच्छे वीडियोस देखिए, हमारे वीलॉग चैनल पे आइए, हमारे मेन यूट्यूब चैनल पे आइए, सब्सक्राइब जरूर करिए। सब भूल के आज सुनो मुनाफे की बात, मगर याद रखना एक ही बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। पूरे 50 स्ट्रैटेजी अटेंड करिए, अभी 18 हो चुकी हैं। अगली है टाइम ब्लॉकिंग एंड टाइम बॉक्सिंग, ये दोनों अलग हैं। टाइम ब्लॉकिंग अलग प्रकार से काम होती है, टाइम बॉक्सिंग अलग प्रकार से होती है। टाइम ब्लॉकिंग जो होती है वो टास्क बेस्ड होती है। ये काम खत्म करूंगा, इसके लिए टाइम ब्लॉक कर दिया है मैंने। आज मैं 100 पेज पढ़ के उठूंगा, इसके लिए मैंने 3 घंटे ब्लॉक किए हैं। अब 3 घंटे आपने 100 पेज के लिए ब्लॉक किए हैं, और 100 पेज नहीं हुए तो थोड़ा टाइम आप एक्सटेंड भी कर दिया, क्योंकि आपने वो ब्लॉक 3 इस टास्क के हिसाब से किया है। तो टास्क के हिसाब से टाइम ब्लॉक करते हो। एक होता है टाइम बॉक्सिंग, ये टाइम का बॉक्स बना है, अब एक काम खत्म होना हो इसको मैं इतना टाइम दूंगा। ये जो टाइम बॉक्सिंग है ये इलॉन मस्क का मेथड है। इलॉन मस्क हर मीटिंग 15 मिनट की करता है। उसने पूरे के पूरे दिन को, वो दिन में 16 घंटे ऑफिस में रहता है और 16 घंटे को उसने 15 मिनट पर डिवाइड कर रखा है। हर टीम आएगी 15 मिनट बात करेगी। अगर तुम 15 मिनट के अंदर मुझे अपनी बात समझा के डिसीजन नहीं लेके आ पाए, इसका मतलब तुम पूरी तैयारी से नहीं आए। हाँ, इसका मतलब तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या, तुम एफिशिएंट मैनेजर्स नहीं हो कंपनी के अंदर। तो सबको समझा रखा है। एक सब्जेक्ट को आप ऑपरेशंस की करा लो, HR की करा लो, फाइनेंस की करा लो, टेक्नोलॉजी की करा लो, लीडरशिप की करा लो, सेल्स की करा लो, मार्केटिंग, जो भी डिपार्टमेंट आएगा 15 मिनट बात करूंगा, उसके ऊपर नहीं करूंगा। वो होगा टाइम बॉक्सिंग। इसके लिए 15 मिनट है, नहीं हुआ अगले दिन कर लूंगा। हाँ, लेकिन आज नहीं करूंगा, 15 मिनट का टाइम बॉक्स किया हुआ है। टाइम ब्लॉकिंग क्या है? ये आप टास्क के हिसाब से करते हो। इस टास्क को कितना समय लगेगा, ये 15 मिनट नहीं, आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है। और फिर होता है टाइम बैचिंग। एक जैसे काम को एक साथ करके ले आओ। बैच का मतलब क्या है? जो भी, ताकि ना आपका ट्रांजिशन टाइम कम हो जाए, चेंज करने का, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन हो जाए। इसका मतलब क्या, सिमिलर टास्क को एक साथ जोड़ दो।
सिमिलर टास्क को एक साथ जोड़ दो, जैसे मार्केटिंग और सेल्स को एक साथ जोड़ दिया आपने, एचआर और एडमिन को आपने एक साथ जोड़ दिया, सिमिलर होते हैं। फाइनेंस और अकाउंट्स को आपने एक साथ जोड़ दिया, सिमिलर होते हैं। जो भी चीज सिमिलर नेचर की होती है उनको एक साथ कर दो, ताकि फाइनेंस के बाद जब अकाउंट्स की मीटिंग में जाऊं तो बीच में जो 10 मिनट खराब होते हैं वो खराब नहीं हुए, वो 10 मिनट बचाने के लिए मैं दोनों को एक साथ कर दूं। उसको बोलते हैं टाइम बैचिंग। तो टाइम ब्लॉकिंग, टाइम बॉक्सिंग और टाइम बैचिंग, स्विचिंग बिटवीन वेरियस टास्क कैन मेक योर प्रोजेक्ट्स अप टू 50% लॉन्गर टू कंप्लीट। बार बार स्विच नहीं करना, बड़े हिसाब से करना है आपको। वन टास्क एट अ टाइम विल हेल्प यू बिकमिंग 80% मोर प्रोडक्टिव, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप टाइम ब्लॉकिंग को ट्राई कर सकते हो अगर आप बार बार जगल करते हो, कभी कोई प्रोजेक्ट, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कोई प्रोजेक्ट, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टाइम ब्लॉक कर लो, इस टाइम पे खाली यही काम करूंगा। आप जब आप ज्यादा कंपनी रन करते हो तो भी आपको ये फायदा देता है, जब आप बहुत ज्यादा टाइम बहुत सारे ईमेल्स पे लगाते हो तो भी आपको ये मदद करेगा आपको, ताकि आप अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सको। जब आप बहुत ज़्यादा इंटरप्शंस आती हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो आप बड़े पिक्चर को हैंडल करने में, तो इसलिए ब्लॉक योर टाइम और लूज इट फॉर एवर, इलॉन मस्क का ये कहना है, और इलॉन मस्क अपनी जिंदगी इसी मॉडल पे बताते हैं। टाइम स्टेज लॉन्ग इनफ फॉर दोज हु यूज इट राइटली। जो ढंग से इस्तेमाल करते हैं टाइम उनके पास रहता है, बाकियों के हाथ से निकल जाता है। हाथ से कैसे निकल जाता है? ट्रेन में भी आप जाते हो, आपको भी देखते हो ना, ट्रेन में लोग खाली होते हैं, क्या कर रहे हैं? खाली बैठा है जी, लगा हुआ वहां पे। अच्छा, वो मूंगफली बेचने वाले की भी स्ट्रैटेजी अलग है, उसको भी मालूम है, वो क्या बोलता है, ये मूंगफली टाइम पास, ये टाइम पास, वो भी उसको पता आउटकम बेच रहा है, यहाँ पे इसका टाइम पास नहीं हो रहा तो टाइम पास बोल। मूंगफली ये नहीं बोलेगा इसमें इतना न्यूट्रिशन है, इतना कैलोरी है, वो क्या ये टाइम पास, वो जानबूझ के बोल रहा है आपको ऐसे कि आपका टाइम नहीं कट रहा। कुछ लोग होते हैं, वो तो कुछ तो इतने वेले होते हैं कि रास्ते में बैठ जाएंगे खेत में और चींटी का भी रास्ता रोकने लगेंगे, उंगली जगह चींटी आगे से निकल रही है। इस भाई तब बात नहीं बनती है आपकी, तभी जिंदगी खराब हो जाती है। टाइम स्टेज लॉन्ग इनफ फॉर दोज हु यूज इट राइटली। जो टाइम का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, टाइम उनके पास बहुत होता है। जो टाइम को इस्तेमाल करना नहीं जानते उनके पास टाइम रहता ही नहीं है कि नहीं? उनको तो बोलो ये सेमिनार पूरा नहीं अटेंड करेंगे, बोलो यार 19 स्ट्रैटेजी पे पहुंचे हैं अभी 50 होनी है पूरी, वो इसी में परेशान हो जाते हैं। बहरहाल 19 स्ट्रैटेजी क्या है? पोमोडोरो वर्सेस पोमेरियन टेक्निक। एक टेक्निक होती है पोमोडोरो। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? 30 मिनट काम करूंगा, 3 मिनट का ब्रेक लूंगा, 30 मिनट काम करूंगा, 3 मिनट का ब्रेक लूंगा। 3 मिनट के ब्रेक में लंबा गहरा सांस लिया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, खड़े हुए बॉडी को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके वापस देखा और सब ओके हो गया। हाँ, अब वापस अपने आप को प्रिपेयर किया, अब क्या काम करूंगा, क्या क्या काम बचा है मेरा, उसको स्टडी किया और फिर काम पे लग गए 30 मिनट। 30 मिनट काम, 3 मिनट ब्रेक, 30 मिनट काम, 3 मिनट ब्रेक। ये तो पोमोडोरो सबको पता है, लेकिन एक होती है पोमेरियन टेक्निक है जी। पोमेरियन टेक्निक क्या है? 3 मिनट काम, 30 मिनट ब्रेक। 3 मिनट काम, 30 मिनट ब्रेक। पोमेरियन ये ना, ये उस कुत्ता जो पोमेरियन होता है ना, ये उसके नाम से आया है ये टेक्निक। और ये क्यों आया है? क्योंकि वो हर समय उछलता रहता है जी। वो कहाँ फोकस करेगा? बंदर कुत्ता ही फोकस नहीं कर पाते, वो उछलते रहते हैं, इधर से उधर छलांग मारते हैं। तो अपना भी जो माइंड है मंकी माइंड की तरह है, हर समय छलांग मारता रहता है। मंकी जो है ना, वो इतना छलांग और इतना ज़्यादा फुदकता है, उसका दिमाग इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि मंकी एक ऐसा पशु है जो दिन में 10 बार 12 बार मैथुन क्रिया भी करता है। हाँ, उसके पास क्योंकि बड़ा फोकस नहीं है कोई, वो खाली है तो मैथुन क्रिया भी कर रहा है। ऐसे ही एक पुरुष भी अपने जीवन के अंदर कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसके पास उसको प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन कितना कर पा रहा है। हाँ, अब ये पोमोडोरो क्या, 25 मिनट स्ट्रेट काम किया, 3 से 5 मिनट का ब्रेक लिया, और उसके बाद जब आप 4 बार पोमोडोरो कर लो तो 15 मिनट का ब्रेक ले लो। 4 बार पोमोडोरो मतलब क्या होगा? 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, 4 बार कर लिया, अब 15 मिनट का ब्रेक लूंगा। ये आपको रिकवरी का टाइम देता है और आपकी मैक्सिमाइज करता है प्रोडक्टिविटी को। इससे मिलती जुलती एक फ्लो टाइम टेक्निक भी होती है। फ्लो टाइम टेक्निक में क्या है? मैं पोमोडोरो तो नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि देखूंगा मुझको ब्रेक लेने की जरूरत कितनी देर में पड़ती है। तो देखा मेरी कैपेसिटी 90 मिनट की है, मैं 30 मिनट के बाद नहीं, मैं 90 मिनट के बाद ब्रेक लूंगा। इसको फ्लो टाइम बोलते हैं। मैं अपने फ्लो के हिसाब से अपना टाइम डिसाइड करूंगा अपने ब्रेक का। मेरा कैसा फ्लो है वैसे मैं ब्रेक का टाइम डिसाइड करूंगा, उसके बाद मैं काम करूंगा। आप ये IAS ऐसी थोड़ी बन जाते हैं, सिविल सर्वेंट ऐसी थोड़ी बन जाते हैं, ब्यूरोक्रेट ऐसी थोड़ी बन जाते हैं। ये सब अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू शेड्यूल टाइम फॉर योरसेल्फ, टू रेस्ट, टू रीफोकस, टू रिचार्ज, री एनर्जाइज। आप अपना रिकॉर्ड रखिए अपने इनपुट टाइम का, स्टार्ट टाइम का, एंड टाइम का, ब्रेक टाइम का, वर्क टाइम का। भैया मेरा कंटेंट में मैं बड़ा वर्ड पर मिनट जाता रहता है, मैं गैस नहीं देता, मेरे को बहुत स्पीड से चलने का रहता है। अगला मेथड है एल्पन मेथड। एल्पन मेथड क्या है? डिफाइन एक्टिविटी, एल एस्टिमेट द लेंथ ऑफ टाइम, इस एक्टिविटी में कितनी देर लगेगी, लेंथ ऑफ टाइम कितना देर लगेगी। उसके बाद P अपना प्लान द बफर टाइम, मैं 2 मीटिंग के बीच में एक 5 मिनट का 10 मिनट का बफर रखूंगा। उसके बाद E एस्टैब्लिश प्रायोरिटाइज डिसीजन, और उसके बाद N नोट द सक्सेस लेवल, कितना आगे बढ़ रहे हो उसको इंप्रूव करो। प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स द पुअर परफॉर्मेंस, इट्स इंपॉर्टेंट। आप अपनी सारी A लेवल कैटेगरी को डिफाइन कर लो, उसके बाद
कितना टाइम लगेगा उसको भी डिफाइन कर लो, फिर अपना बीच में बफर टाइम भी रखो, और उसके बाद प्रायोरिटी को डिजाइन कर लो, और उसके बाद अपनी इंप्रूवमेंट साइकिल डिजाइन कर लो। बहुत सिंपल है, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन अगली है चेकलिस्ट की स्ट्रैटेजी। चेकलिस्ट बड़ी प्यारी है, मैनिफेस्टो है ये। मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। इतना ट्रैवल करता था मैं, और हर बार कुछ ना कुछ मिस होता था मुझसे। हर बार कुछ ना कुछ मिस, कभी कुछ छूट गया, कभी कुछ छूट गया, कभी कुछ छूट गया। सो मैंने देखा कि देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस। गोल्डन स्टेटमेंट है। हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए, और वो चीज उसी जगह पे होनी चाहिए। क्या मतलब है जी? मुझे अगर साबुन रखना, टूथपेस्ट रखना बाथरूम के अंदर, तो उसकी एक जगह होनी चाहिए और वो उसी जगह पे होना चाहिए। मुझे अगर नमक, मसाले, चीनी, बर्तन रखने हैं, तो उसकी एक जगह होनी चाहिए और वो उसी जगह पे होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? मुझे अपनी स्टेशनरी, कॉपी, पेन, पेंसिल है, उसकी एक जगह होनी चाहिए कि मैं टेबल पे यहाँ रखूंगा, और वो उसी जगह पे भी होना चाहिए, यानी किसी और जगह पे पड़ा हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ट्रैवल की एक चेकलिस्ट बनाई, चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो होता है, जैसे मैनिफेस्टो अपने इलेक्शन के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च करती हैं, वैसे ही आपका भी ये चेकलिस्ट का मैनिफेस्टो है। तो मेरे इस मैनिफेस्टो में मैं देखा कि मैं ना होटल का शेविंग रेजर नहीं यूज करता, चाहे 5 स्टार में भी हो। मैं यूज करता हूँ एक और रेजर, जिससे मेरा टाइम बड़ा सेव होता है। वो उसमें मोटर भी होती है, और उसमें 3 ब्लेड्स होती हैं, तो पट 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 बहुत तेज शेव करता है, और कोई नुकसान भी नहीं करता है, और कट्टा कटाता भी नहीं है। दूसरी से शेव करने में मेरे को 12-13 मिनट लगते हैं, इससे करने में 3-4 मिनट लगते हैं। तो मैंने हमेशा वही रेजर यूज करना शुरू किया, क्योंकि मेरा 10 मिनट शेव में बच जाता था। लेकिन अगर मैं उस शेविंग रेजर को भूल जाऊं, तो तकलीफ ये नहीं कि 10 मिनट वेस्ट होएगा दूसरे रेजर से, तकलीफ ये है कि इरिटेशन भी होने लगता है कि मैं भूल क्यों गया। तो मैंने मैनिफेस्टो बनाया। जब पहली बार बनाया था ना मैंने ये चेकलिस्ट, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसके बाद आज तक कभी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। मैंने टॉयलेटरी की एक किट बनाई, एक किट बनाने का बैग बना दिया। उसमें मैं टूथपेस्ट, ब्रश, शेविंग रेजर, शैम्पू, शावर जेल, टेल्कम पाउडर, अपना बॉडी लोशन शेव से पहले यूज करते हो आप, मुंह पर लगाते, तो सब कुछ एक बार में एक जगह पे बैग बना दिया। वो बैग हमेशा किट रेडी रहती है, उस किट में रहेगा सामान। वो उठाया, किट अंदर बैग में डाला। अगला किट उठाया मेडिसिन का, जैसे मुझे कोई विटामिन चाहिए, कोई बेसिक फर्स्ट एड चाहिए, कोई थर्मामीटर चाहिए, या कहीं अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, कुछ भी मसल स्प्रेन हो गया, पूरा दिन खड़ा सेमिनार दे रहा हूँ, या हॉट सिप ले लिया अगर, जिससे मैं कुछ एक आयुर्वेदिक काढ़ा आता है जिससे पीते रहो तो गले में दर्द नहीं होता है, क्योंकि इतना बोलना रहता है। या सैनिटाइजर चाहिए आजकल, मास्क चाहिए, ऑल पर्पस मेडिसिन चाहिए, कोई क्रोसिन चाहिए आपको, डाइजिन चाहिए, तो उसके लिए मैंने मेडिसिन किट बना के, वो किट बन गई है, रेडी बैग है। वो उठाया, अपने बड़े वाले बैग में डाल दिया, अटैची में डाल दिया। उसके बाद मैंने शू बैग्स बना लिए। शू बैग कैसे हैं? फॉर्मल जूतों के लिए ये है, स्पोर्ट्स के जूतों के लिए, चप्पल के लिए, तो उसके अंदर बैग होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर डाल दिया। टाई के लिए मैंने एक यूनिट बना दिया, उसके अंदर मैं 8 तरह की टाई पड़ी रहती है, कि ये शर्ट जा रही है, इसके साथ ये टाई रहेगी। पॉकेट स्क्वायर का एक यूनिट बना दिया कि ये पॉकेट स्क्वायर है तो इसके साथ 5 को, तो उसका छोटा एक बड़ा बॉक्स है, इसको मैनेजर बोलते हैं, ऑर्गेनाइजर। कफलिंग का एक ऑर्गेनाइजर बना दिया, जैसे ना वो लेडीज का कान के झुमकों का एक ऑर्गेनाइजर होता है, उसमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं, तो वो कान के झुमकों का ऑर्गेनाइजर मैंने मंगा करके उसको अपने कफलिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिया। अब ये कफलिंग है, अब मेरे को किस शर्ट के साथ कौन सा कफलिंग पहनना, उसके कॉम्बो मैंने साथ में 2-2 के सेट में छोटे छोटे खाने में बना दिए। मेरे लिए बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजर बन गया। ऐसे ही फिर मैंने इसके अलावा सॉक्स का, सबका बेल्ट का एक ऑर्गेनाइजर बना करके, और ऑफिस के सूट के मैंने बैग्स बना दिए, उसमें सूट प्लान होता है। नाइट वेयर में मैं क्या पहनूंगा, सैंडो या बॉक्सर शॉर्ट्स पहनूंगा, तो उसका एक ऑर्गेनाइजर बनते ही छोटे छोटे बैग्स बन गए। उनको सारे बैग्स को उठा करके अटैची में डाला, काम हो गया फटाक। उसके बाद कभी कोई जिंदगी में मिस ही नहीं किया। मैंने गैजेट बॉक्स में, जो मैंने बनाने से पहले मुझे बहुत दिक्कत आती थी, क्या होता था कि मैं कभी कोई चार्जर मिस कर गया, कभी कोई केबल मिस कर गया, कभी ईयर प्लग मिस कर गया, कभी ईयरफोन मिस कर गया, कभी ब्लूटूथ स्पीकर मिस कर गया। सबको हो गया। आप सुबह जब आप नहा रहे हो तो आप चाहते हो कि भगवान की कथा लगा दो, वहाँ पे भगवान का कीर्तन लगा दो, नहाते वक्त, शौच क्रिया करते वक्त, तो आपको स्पीकर चाहिए, मोबाइल से इतनी तेज आवाज आएगी नहीं आपको। तो मैंने गैजेट बॉक्स बनाया, उसमें मैंने लैपटॉप डाला, लैपटॉप चार्जर डाला, मोबाइल फ़ोन का चार्जर डाला, आईफोन का, एंड्रॉइड का ईयर प्लग डाला, ईयर प्लग का चार्जर डाला, स्मार्ट वॉच जो पहनता हूँ मैं उसका चार्जर डाल दिया, पेन ड्राइव डाल दी, ब्लूटूथ का स्पीकर डाल दिया, उसका चार्जर डाल दिया, और एक मल्टीपर्पज कॉम्पैक्ट बढ़िया सा एक्सटेंशन बोर्ड डाल दिया, जिससे सब कुछ एक साथ चार्ज हो जाए। ये नहीं कि अब हर एक के लिए प्लग ढूंढता रहूँ होटल के कमरे के अंदर। तो उससे क्या हुआ, जब जिस दिन मैंने गैजेट बॉक्स बना दिया, उस दिन से मेरी कोई तार मिस होनी बंद हो गई। चेकलिस्ट इज वन ऑफ दी हाई पावर्ड प्रोडक्टिविटी टूल एवर डिस्कवर्ड। जैसे चेकलिस्ट आपने एक बार बनाई, उसके बाद मैंने बैग्स बना दिए, सब ऑर्गेनाइज हो गया, नो मैटर हाउ एक्सपर्ट यू मे बी। लेकिन अगर वेल डिजाइन चेकलिस्ट है आपके पास में, आपके आउटकम को इंप्रूव करेगा ही करेगा। तो जो भी काम क्रिटिकल और रिपीटेबल है, उनको चेकलिस्ट के साथ जरूर कर दीजिए आप, और वो क्या होगा, क्रिटिकल अपने आप रिपीटेबल हो जाएगा। जैसे बर्गर बनाना है, बर्गर बनाने के 60 स्टेप है। बन उठाया, बन पे चटनी लगाई, चटनी पे मेयोनीज लगाई, मेयोनीज के बाद टिक्की सेकी, टिक्की इसके ऊपर लगाई, लेट्यूस लगाया, बन को बंद किया, पक 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 पैक कर दिया रैपर में और दे दिया। 7 स्टेप हो गए। आज 7 स्टेप की चेकलिस्ट बना दी और चेकलिस्ट के ऊपर ट्रेन कर दिया, और सब पे सब टिक 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 टिक, बस आगे हालत में क्रिटिकल बन गया, रिपीटेबल। पहले वही बर्गर बनाने के लिए बढ़िया 1 लाख रुपए महीने का शेफ लेना पड़ता था, वही बर्गर 20,000 रुपए महीने का शेफ भी बना देता है, नया लड़का बना देता है, क्योंकि
इसके पास चेकलिस्ट हो गई है, तो चेकलिस्ट करने से मुश्किल काम आसान हो जाता है आपका। अगली 22वीं स्ट्रैटेजी थीम्ड डे मेथड। ये बड़ा काम आता है मेरे को पर्सनली, मैंने बड़ा यूज किया इसको, थीम डे मेथड को। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होंगी। आप 50 में से आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कौन सी 10 इंप्लीमेंट करेंगे। पूरी 50 आपको इंप्लीमेंट नहीं करनी, कोई भी 10 आप उठा लीजिएगा। थीम डे मेथड मुझे बड़ा काम आया। मंडे के दिन मैं मैनेजमेंट रिलेटेड मीटिंग करता हूँ, ट्यूसडे के दिन मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर करता हूँ, वेडनेसडे के दिन मार्केटिंग और सेल्स पे, थर्सडे के दिन बिजनेस एक्सपेंशन पार्टनरशिप पे। एक थीम ले लिया पूरे दिन का, उस दिन उस थीम पे, उस दिन पे पूरा का पूरा थीम पे वो पूरा दिन बिताओ। फ्राइडे को एचआर रिक्रूटमेंट कर लिया, सैटरडे को हमने फाइनेंस फीडबैक कर लिया, संडे को हमने डे ऑफ कर लिया या अपनी लर्निंग के लिए कर लिया पूरा दिन। आप उस हिसाब से आप एक डे को एक थीम दे दो और उस दिन उसी थीम के सारे काम करोगे तो बड़ा एफिशिएंट जाता है, क्योंकि उसी थीम की आप पूरी डेप्थ में चले गए। वो वन थिंग हो गया, और वन थिंग करने से आप मल्टीपल थिंग नहीं करते तो बड़ा फोकस रहते हो, बड़ी अच्छी रिजल्ट देते हो आप। इसके बाद 23वीं स्ट्रैटेजी कापा मेथड। कहां मिलेगा आपको ये मेथड? कहीं नहीं मिलेगा कापा मेथड। कापा मतलब है चंकिंग अराउंड पर्पसफुल एक्शन। इसमें दो बातें बड़ी खास है। चंकिंग मतलब चीजों को जोड़ दो, और कहां जोड़ो? पर्पसफुल एक्शन पे जोड़ो। पर पहले है इसमें पर्पस। पर्पस मतलब वाई, मैं क्यों करूं, जिससे मोटिवेशन आता है, अंदर की आग, पर्पस, मैं क्यों करूं उसको। हाँ, और चंक मतलब उनको इकट्ठे जोड़ दो कॉमनैलिटी पे। तो कॉमनैलिटी पे जोड़ दो तो मजा आ जाएगा। क्या मतलब है? इससे कोई चीज है कि मैं क्यों कर रहा हूं, पहले वो एस्टैब्लिश हो जाए, जरूरत, नीड, अर्जेंसी एस्टैब्लिश कर लो आप। हाँ, पर्पसफुल एक्शन। व्हाट इज द आउटकम इफ आई डू दिस? व्हाट इज द स्पेसिफिक मेजरेबल रिजल्ट इफ आई गेट इट? पर्पस क्या है, मैं क्यों करूं? व्हाट इज माय पर्पस? क्या रीजंस है, दूसरे रीजन क्या है? व्हाट आर माय शुड एंड मस्ट फॉर दिस? व्हाट इज माय मैसिव एक्शन प्लान फॉर दिस? जब आपने बना दिया, पर्पस आपका एस्टैब्लिश हो जाता है, आपने एम्पावरिंग रोल अपने लिए बना दिया। स्टूडेंट का भी पर्पस क्या होता है? मैं स्टडी में, एजुकेशन में किंग बनना चाहता हूं, मैं ये डिग्री लेना चाहता हूं, या मैं आईएएस बन गया ना भैया एक बार तो गांव गांव दूर दूर तक लोग सलाम मारेंगे। उसका पर्पस बन गया भैया। ओए हो क्या पर्पस! अब पर्पस बन गया, अब वो उस पर्पस से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनको इकट्ठे चंक करके उन पर काम करना शुरू कर देगा। योर पर्पस फॉर completing these actions will easily energize you to complete these actions। सिंपल है जी, सिंपल है। अगर आप पर्पस मिल गया तो वो इजीली कंप्लीट भी करा देगा आपसे। अगला स्ट्रैटेजी है डे प्लानिंग का। आप पूरा दिन कैसे प्लान करोगे? पूरे दिन को 2 हिस्सों में प्लान कर दो। हाँ, कि एक हिस्सा हो गया मेन थिंग, उसे कर दो 8 AM कमिटमेंट शीट। सुबह सुबह प्लान कर लो, अपने आप को कमिटमेंट दे दो, मैं आज ये 5 काम करूंगा। 8 PM अचीवमेंट शीट, 8 AM 8 PM, 8 AM 8 PM सारे एम्प्लॉइज से भी करा लो। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो। व्हाट्सएप ग्रुप, सुनो मेरी बात को, क्या बोल रहा हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो जिसमें आपके सारे जूनियर भी हों, और सबको बोल दो, सुबह सुबह लिख दो भाई 8 बजे आज क्या 5 काम करने वाले, 7 काम करने वाले हो। सब अपना अपना सुबह 8 बजे लिख रहे हैं, आज ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अच्छा, एक दूसरे का भी देख रहे हैं, ये बहुत काम कर रहा है भैया ये बहुत कमिटमेंट दे रहा है, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। अच्छा, शाम को 8 बजे अब आप रिपोर्ट भी कर दोगे उसी ग्रुप के अंदर, मेरा अचीवमेंट ये हुआ। आपने लिखे थे 7 काम करूंगा, करे 5 काम। आपने लिखा था 5 काम करूंगा, कर दिए 7 काम। तो आपने सुबह सारे लोगों ने ग्रुप में आपका कमिटमेंट भी कर दिया और शाम को लोगों ने अचीवमेंट भी लिख दिया। इसमें खाली 5 मिनट सुबह लेंगे, 5 मिनट शाम को लेंगे, लेकिन आपके एम्प्लॉय मानेंगे नहीं करने के लिए। उनको लगेगा अरे कौन सा ट्रेनिंग अटेंड करके आ गए, नया काम दे दिया, 8 AM कमिटमेंट, 8 PM अचीवमेंट। आप उनको समझाओ मेरे भाई 5 मिनट लगते हैं, तो बोलेगा नहीं सर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप में रोज रोज ये सब। आप बोलो नहीं 5 मिनट लगते हैं। नहीं सर 5 से ज्यादा मिनट लगता है। आप बोलोगे 5 मिनट लगते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ 5 मिनट ज्यादा लगता है। अगर वो बार बार बोल रहा है ना उसको 5 मिनट ज्यादा लगता है, तो 2 बातें हो सकती है। इफ इट इज टेकिंग मोर देन 5 मिनट्स, पहला आइदर ही इज कमिटिंग अ मिस्टेक, दूसरा और ही इज हाइडिंग अ मिस्टेक। सिंपल है, या तो वो कोई गलती कर रहा है या कोई गलती छुपा रहा है, तभी उसको 5 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, वरना 5 ही मिनट लेंगे। और 5 मिनट अगर आपके टीम मेंबर सुबह सुबह ग्रुप के अंदर लिख दे मेरा 8 बजे सुबह ये आज ये काम करेंगे, और शाम को 8 बजे आज मेरा ये अचीवमेंट हो गया। सुबह उसने लिखा आज मैं 1 लाख रुपए की सेल करूंगा, और शाम को लिख दिया उसने आज 1,20,000 रुपए की सेल हो गई। सबने ग्रुप में देख लिया यार ये आदमी जो है ना राम, ये बड़ा जबरदस्त है यार, है ये रोज कमिटमेंट भी करता है, अचीवमेंट भी करता है। अच्छा, बाकी लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे उससे। सबको पता है ट्रांसपेरेंसी आ गई है, पर्दा फाश हो जाएगा, काम नहीं हुआ सबके सामने आ जाएगा और बात बन जाएगी आपकी, है। तो आप सीखने चाहिए सारे प्रिंसिपल्स। लोग अपने टाइम नहीं लगाते, शार्पनिंग द सॉ बोलते हैं इसको। सीखो भैया, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। नॉलेज विल ब्रिंग यू द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल और वीलॉग चैनल और फेसबुक को जरूर फॉलो करिए। हमारे 9 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, 10 मिलियन जल्दी होने वाले हैं। और मुद्दा ये है कि उलझनों को दूर भगाइए। करूंगा सरल सीधी बात, कॉपी पेन रखना अपने पास, नो रिपीट टेलीकास्ट। ये वीडियो हट जाएगा, 50 पूरी होने वाली है। और फिर याद करा देता हूं आपको बड़ा बिजनेस की 1000 IBC जो हमारे पहले हैं उनको हम लोग 10 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री दे रहे हैं, प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दे रहे हैं। अभी आप फोन करके पता लगा लीजिए कि आप अलादीन का चिराग ले सकते हैं। आप 75 कोर्सेज, 14 वैल्यू पैक, इससे बेहतरीन नहीं मिलेगी कोई भी और स्कीम।
इसके बारे में जरूर पता लगा लीजिए 9810544443। और अभी मैं आगे चलता हूं, पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी 50 टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी। अब चौथे यूनिट पे आ गए, डेलीगेशन को समझते हैं। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब है, डेलीगेशन का सिंपल मतलब है ये ट्रांजिशन एक लीडर का फ्रॉम डूइंग टू लीडिंग। आज तक मैं खुद करता था डूइंग, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं कर रहा हूं लीडिंग, दूसरे से करा पा रहा हूं, लीड कर रहा हूं। स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप इज स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर। लीडर जितना अच्छा पावरफुल है उतने जूनियर्स को लीड कर पाएगा। देखो, बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव ये दोनों एक चीजें नहीं होती हैं। कुछ लोग बिजी होते हैं, खुद ही करते रहते हैं, कुछ प्रोडक्टिव होते हैं, आसपास के लोगों से करा लेते हैं। तो डेलीगेशन जो है ये गैप को ब्रिज करता है बिजीनेस से बिजनेस तक। इसको बोलते हैं बिजीनेस, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, और ये है बिजनेस, भाई कमा रहा है, छाप रहा है छाप रहा है छाप रहा है, भाग रहा है कि छाप रहा है, भाग रहा है कि छाप रहा है, जल्दी बोल भाग रहा है कि छाप रहा है, जल्दी बोल भाग रहा है कि छाप रहा है। ये समझना मेरी बात भैया। जब आप डेलीगेट करते हो तो आप लोगों को एम्पावर करते हो और अपने आप को भी एम्पावर कर देते हो, अपना टाइम को फ्री करके, और जिसपे आप क्रिटिकल टास्क पर ही फोकस करोगे। इसीलिए इसमें रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर है वो क्या कहते हैं कि मैं हर समय कोई ऐसा आदमी ढूंढता हूं जो मेरा काम कर ले ताकि मैं कोई नया काम कर सकूं। क्या पावरफुल स्टेटमेंट है। मैं हर समय कोई ऐसा आदमी ढूंढता हूं जो मेरा काम कर ले ताकि मैं कोई नया काम कर सकूं। डेलीगेशन एक लीडर को हेल्प करता है डूइंग से लीडिंग तक पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर भी लोग डेलीगेट करते क्यों नहीं है? इसके 7 कारण है। पहला कारण क्या है? कुछ लोग होते हैं कंट्रोल फ्रीक सिंड्रोम, उनको हर चीज कंट्रोल करनी है, और मैं बेटर कर सकता हूं जी, मैं जल्दी कर सकता हूं तो मैं ही करूंगा। फिर दूसरे लोग होते हैं आई एम टू बिजी सिंड्रोम, वो हर समय इतना बिजी है कि उनको डेलीगेट करने का भी टाइम नहीं है, और मैं बहुत बिजी हूं जी, किसको सिखाऊंगा क्या सिखाऊंगा, जब तक वो समझेगा मैं खुद ही कर लूंगा। तीसरा होता है दे आर टू बिजी सिंड्रोम, वो पहले ही बहुत बिजी है तो और क्या काम दूं उनको, मैं खुद ही कर लेता हूं। चौथा होता है फर्स्ट टाइम मैनेजर सिंड्रोम, ये पहली बार नया नया मैनेजर बना है जी, नया मैनेजर बनाऊं मैं, तो उसको क्या रहता है, मुझे ये काम करके प्रमोशन मिली है तो मैं ये काम और करूंगा, तो वो फिर वही काम करता है। फिर होता है छठा, पांचवा इनसिक्योरिटी सिंड्रोम, इसके साथ भाई के साथ अलग ही लफड़ा है। ये कहता है कि यार यही सारा काम कर लेंगे तो कहीं ये मेरी कुर्सी ना ले जाएं, ओह ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर इसको सब सिखा दिया और इसी ने कर लिया तो भाई मेरा क्या होगा। तो वो कुछ इंफॉर्मेशन को लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, ये इनसिक्योर मैनेजर होते हैं। इनको इन्फॉर्मेशन भी कंट्रोल में रखनी है, सब कुछ नहीं बताएंगे, सब कुछ नहीं सिखाएंगे। और फिर छठा होता है, इस चक्कर में ये डेलीगेट नहीं करते, छठे को सुनो अब। छठा क्या है? ये रिजेक्शन सिंड्रोम है, अब भैया मैं उसको बता दूंगा और उसने नहीं किया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए खुद ही कर लेता हूं। सातवां होता है लैक ऑफ ट्रस्ट सिंड्रोम, वो क्या कहता है, भैया मेरे को इससे विश्वास नहीं है कर पाएगा, इसलिए मैं खुद ही कर लेता हूं। तो ये 7 तरह के लोग होते हैं जो किसी से काम नहीं कराना चाहते, खुद ही करने में लगे रहते हैं, और इसी चक्कर में ये बेचारे फंस जाते हैं और ये डेलीगेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए डेलीगेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 25वीं स्ट्रैटेजी, मैं 5 पॉइंट का फॉर्मूला मेरा वाला देता हूं, मैं क्या फॉर्मूला यूज करता हूं। आज मेरे ख्याल है ट्रेनिंग कंपनीज के अंदर न केवल एशिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा टीम साइज, इतने सारे ऑफिस, इस लेवल का रेवेन्यू लीड करने वाली बिजनेस ट्रेनिंग कंपनी शायद पूरी दुनिया में हम अकेले ही हैं। और मैं कैसे कर पाया, मेरी सफलता के राज क्या है? मेरे 5 स्टेप जो मैंने शुरू से आज तक फॉलो किए। पहला स्टेप क्या है? मैं हमेशा सही लोगों को हायर करता हूँ, टॉप क्लास लोगों को हायर करता हूँ, दैट स्टेप 1। उसके बाद सेकंड, ए कैटेगरी आदमी, बी कैटेगरी नहीं चाहिए, सी कैटेगरी नहीं चाहिए, लीडरशिप ए कैटेगरी, टॉप क्लास आदमी। सेकंड स्टेप, अब वो लीडर आ गया, वो एक कैटेगरी है, सॉलिड है, बुद्धिमान है, अब उसके साथ बैठ करके को क्रिएट करेंगे, बताओ भैया कहां पे जाना है, क्या स्टेप्स लेंगे, कैसे वहां पहुंचेंगे। उनके साथ मिलकर जॉइंटली को क्रिएट कर लिया, डायरेक्शन क्या होगी, हमारी कंपनी इस डायरेक्शन में चलेगी, ये रेवेन्यू करेगी, ये प्रोडक्ट बनाएगी, ये कस्टमर को ऐसे एक्वायर करेगी, ये कस्टमर को एक्वायर करने का तरीका है, ये मार्जिन होंगे, ये कॉस्टिंग होंगी, इस तरीके से चलेंगे। वो भी कहता है हाँ सर इस तरीके से चलेंगे, वो 2 अपने आइडिया देता है, मैं 2 अपने आइडिया देता हूँ, दोनों भाई मिलकर के हम आइडिया बना लेते हैं, तो हमारे लीडर के साथ में जॉइंटली को क्रिएट कर लिया। तीसरा स्टेप, अब उसके बाद में डायरेक्शन मेरे साथ बनाओ, डिसीजन अपने आप लो। सुनो मेरी बात, डायरेक्शन मेरे साथ बनाओ, लॉन्ग टर्म क्या करेंगे, डिसीजन डे टू डे के तुम अपने आप खुद लो, क्योंकि तुम एक कैटेगरी के आदमी हो। और फिर चौथा, अब मैं उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी देता हूं टू स्प्रेड देयर विंग्स, के खुल के खेलो। कैसे खेलो? खुल के खेलो। गलती भी करो मैं उसको झेल लूंगा, पर खुल के खेलो। खुल के खेलोगे तो तुम 100 की जगह 150 कर जाओगे, गलती करोगे तो मैं झेल लूंगा, खुल के खेलो। अब वो ए कैटेगरी आदमी खुल के खेलने दोगे A+ बन जाएगा। सी कैटेगरी आदमी को खुल के मत खेलने देना, ए कैटेगरी वाले को खुल के खेलने दो, गेम चेंज करेगा। और इसके बाद मेरा 5वां स्टेप क्या है, ये काम करने के पीछे मैं कॉम्पनसेशन लगा देता हूँ बहुत अच्छी, सैलरी भी अच्छी, ईसॉप भी अच्छा, इंसेंटिव भी अच्छे। बढ़िया सैलरी दो, बढ़िया शेयर होल्डिंग दो, बढ़िया इंसेंटिव दो। अब देखो उसके बाद, अब मुझे उसके बाद कुछ नहीं करना है, मैं वहां से फ्री हो गया और अब मैं नए प्रोजेक्ट में घुसता हूँ और जहां से मैं नया रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करता हूँ। तो ये थी माय 5 पॉइंट फॉर्मूला ऑफ डेलीगेशन। इससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा।
when you delegate the task, you see basically क्या है, when you delegate task you will create follower, but when you delegate authority you will create leaders. तो टास्क के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी दे दो, लीडर क्रिएट कर दोगे. डेलीगेशन जो है ना, वो चीज़ है कि आप मेरे बिहाफ पे मैं किसी और को काम करने देता हूँ, लेकिन मैं आपको रूल दे दूँ. भैया रूल क्या है डेलीगेशन का? अगर कोई आदमी 70-80% तक भी ठीक कर दे, आपके मुकाबले 70-80% भी कर दे, तो डेलीगेट कर दो. अब तुम मत करना, उसी को करने दो, ये रूल है. वरना लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन सेल्फ. तो इसीलिए चूज द राइट पर्सन टू डेलीगेट. उससे अच्छे से क्लियरली कम्युनिकेट कर दो कि भैया करना क्या है, डेडलाइन मांग लो, कितने दिन में कर देगा, क्या करेगा, कितने दिन में करेगा, और उसके बाद उसको ढंग से ओवरसी करते रहो और उससे फीडबैक देते रहो, बात बन जाएगी आपको. रिचर्ड ब्रांसन भी भाई हैं वर्जिन एयरलाइंस के. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरे 3 स्टेप हैं. पहला, मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है. दूसरा, मेरी टीम की ताकत क्या है और उनकी कमजोरी क्या है. तीसरा, ऐसे लोग हायर कर लो जो हमारी ताकत को की जरूरत नहीं है, जो हमारी कमजोरी है उसको आगे पूरा कर जाए. खत्म, सिंपल. बैलेंस आउट द वीकनेस. पहला, मेरी ताकत कमजोरी क्या है, अब ये मेरी कमजोरी है, उसके लिए मैं. दूसरा, मेरे टीम मेंबर की ताकत कमजोरी क्या है, क्या ये मेरी कमजोरी को फुलफिल करता है अपनी ताकत से, बस इसको बैलेंस आउट कर दो. सिंपल. Secret of success lies not in doing your work but by recognizing a right person who can do on your behalf. ऐसे आदमी को ढूंढो जो आपके लिए काम कर सकता है. हायर पीपल हु आर बेटर देन यू. लुक फॉर पीपल हु एम फॉर रिमार्केबल वर्क, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, जिनके नेचर में, प्रकृति में बहुत जबरदस्त काम करना, जिनको एवरेज के साथ एलर्जी हो गई है. हमें बीमारी है बड़ा बिजनेस कंपनी में. एवरेज क्या है? एलर्जी टू एवरेज. हमारे को बड़ी बीमारी है, हमारे को एकदम एलर्जी हो चुकी है एवरेज से. एवरेज काम नहीं करना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है. ज़्यादा थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, काम करेंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी. अगला क्या है भैया? अगली स्ट्रैटेजी लेते हैं. डेलीगेटर इज रिस्पॉन्सिबल नॉट द डेलीगेटी. जो काम दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है. पीक परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी. पकड़ो मेरी बात को, काम देने वाले की जिम्मेदारी है, केवल काम लेने वाले की नहीं है. तो जिसने काम दिया उसको भी इंश्योर करना है. ये नहीं कि इसने इसको पकड़ा, इसने उसको पकड़ा, इसने उसको पकड़ा, किसने किसको पकड़ा है, और जो पकड़ा है वो कोई रास्ते में ना गिर गया हो, कुछ और ही पकड़ते हुए चले जा रहे हैं. राम ने काम शाम को दिया, शाम ने घनश्याम को, घनश्याम ने सीताराम को, सीताराम ने मांगे राम को, मांगे राम ने हरि राम को. सब काम आगे पकड़ाते जा रहे हैं, पकड़ाते जा रहे हैं, कर कोई नहीं रहा है. हरि राम ने बलराम को, बलराम ने दयाराम को, दयाराम ने हल्दीराम को, हल्दीराम ने घसीटाराम को, घसीटाराम ने जयराम को, जयराम ने परशुराम को, परशुराम ने साईं राम को. सब पकड़ाते जा रहे हैं. साईं राम ने मुझको दिया और मैं आपको दे रहा हूँ ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए. ये क्या बकवास है भाई? है भाई, साईं राम ने मेरे को दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, आप कर दो काम. तो सब एक दूसरे को काम पकड़ाते जा रहे हैं. ऐसे नहीं भाई. शेपिंग द थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ डेलीगेटिंग. जिसको काम दिया है उसको बिल्ड करो ताकि वो आपके साथ डिलीवर कर दे. उसको डिक्टेट मत करो, उसको बिल्ड करो, उसके आइडियाज, उसके थॉट्स को बिल्ड करो ताकि वो काम करे. वरना जिसने काम दिया उसकी जिम्मेदारी नहीं, बस ये सब सारे के सारे राम श्याम घनश्याम बलराम परशुराम ये सब देते ही चले जा रहे हैं. देखो भाई, ये समझो कि डेलीगेशन इंपॉर्टेंट कब है, मुझे करना कब है. क्या कोई ऐसा आदमी है जिसके पास इस सब्जेक्ट में मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसको दूंगा काम? क्या ये काम जो है देने के बाद मुझको सामने वाले को ट्रेन करने का टाइम है, उसको सिखाने का टाइम है कि मैं उसको सिखा सकता हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर ले सकता हूँ, उसकी प्रोग्रेस चेक कर सकता हूँ, अगर वो रीवर्क की जरूरत पड़ा है तो मैं उसको चेक कर लूंगा, तो मैं काम दे सकता हूँ उसको. क्या ये काम इतना क्रिटिकल ना हो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कि मैं जूनियर को दे दूं और पता चले कि लॉन्ग टर्म में हमारा फेलियर ही हो जाए? क्या अगर फेल हो गए तो क्या ये बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं कर देगा? अगर छोटा नुकसान है तो फिर दे दो काम, कोई बात नहीं, वो भी सीखेगा इससे. आपको अपनी कैपेबिलिटी डिसेबिलिटी एनालिसिस करना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं जिसको काम दे रहा हूं उसके पास नॉलेज और स्किल है भी कि नहीं है. मैं जिसको काम दे रहा हूं ये उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के साथ मैच करता भी है कि नहीं, कि वो करना कुछ चाहता है, आप करा कुछ और रहे हो. मैं जिसको काम दे रहा हूं क्या उसके पास और काम करने का समय भी है कि नहीं है. मैं जिसको काम दे रहा हूं क्या इससे मुझे उसकी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं हिलानी पड़ेगी. वो प्रैक्टिकल चीजें मेरे भाई, मैं कोई थ्योरी नहीं पकड़ाता, आपको प्रैक्टिकल सिखाता हूं, ये मेरा काम है. एबिलिटी टू डेलीगेट बिगिंस विद बिलीविंग इन द पोटेंशियल ऑफ योर पीपल. विश्वास करो उन पे, वो कर पाएंगे, और उनके साथ में आर्टिकुलेट करो भाई हमारे को ये फाइनल आउटकम चाहिए. अच्छा, कभी कभी क्या होगा जब आपने काम दिया और वो कहेंगे सर मुझसे नहीं हुआ, जरा आप कर दोगे क्या? इसको बोलते हैं अपवर्ड डेलीगेशन. वो वापस आपको पकड़ा देगा काम. तो उसको अलाउ मत करो कि काम आपको वापस दे, बजाय इसके उससे पूछो भाई आपका क्या सुझाव है, इसे कैसे कर सकते हैं. आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कुछ सोल्यूशन रेकमेंड करो मुझे, कुछ आइडिया, तो उससे उसका ब्रेन डेवलप होगा. उससे सामने उसके साथ कमिटमेंट बिल्ड कर लो और उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड दो. अगर वो करे उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो, उसको फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी दिखाओ और उसको इनफॉर्मल रिकॉग्निशन भी दो, उसको कोई रिवॉर्ड दो, कोई ट्रॉफी दो, कोई मेडल दो.
और जब आप ये करोगे, देखो, बीइंग एबल टू डू एवरीथिंग इन बिजनेस डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट यू शुड डू एवरीथिंग इन बिजनेस। तू सारे काम कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सारे काम करेगा। तुम्हें सारे काम आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे काम करोगे। मेरे को भी सारे डिपार्टमेंट के काम आते हैं लगभग मेरी कंपनी में, लेकिन मैं क्या सारे काम करता हूँ? नहीं। यही तो मुद्दा है भैया, यही मुद्दा है। अगली स्ट्रैटेजी है सर्कमस्टेंशियल लेवल ऑफ डेलीगेशन। ये कौन सी, इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। परिस्थिति के हिसाब से डेलीगेट करेंगे। एक लेवल होता है लो डेलीगेशन हाई कंट्रोल, कि मतलब थोड़ा डेलीगेट करूंगा और बहुत कंट्रोल करूंगा। ये उनके साथ करना पड़ता है जो जिसने जो कोई काम पहली बार कर रहा हो। जैसे समझो किसी को आपने गाड़ी चलाने को दी और वो नहीं जो कि उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस है वो कर लेगा, लेकिन रिव्यू और गाइड करते रहना उसको। फिर तीसरा आता है हाई डेलीगेशन लो कंट्रोल। ये एक्सपर्ट लोग हैं, मास्टर लोग हैं, इनको डेलीगेट कर दो, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, अपने आप करके आ जाएंगे। तो अलग अलग परिस्थिति में कब कितना डेलीगेट करना है ये आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो बना है, इस वीडियो बनाने में अगर कोई मेरा बहुत एक्सपर्ट आदमी है, लेवल 3 कैटेगरी का आदमी है, तो मैंने पूरा वीडियो दे दिया, उसको डेलीगेट कर दिया, भाई आप वीडियो बना दो, और मैं उसे कंट्रोल भी नहीं कर रहा हूँ, अपने आप काम होकर पूरा वीडियो बना करके उसने दे दिया, और हम एकदम पब्लिश भी कर देंगे वीडियो, को चैलेंज भी नहीं आएगा। लेकिन एक बिल्कुल नया लड़का है तो उसको थोड़ा वीडियो का पीस देंगे, पूरा 10 मिनट का वीडियो नहीं देंगे, 2 मिनट का देंगे, और साथ में बैठ के चेक भी करेंगे ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्टेज के हिसाब से होता है। इफ यू वांट टू डू फ्यू स्मॉल थिंग्स राइट, डू इट योरसेल्फ। लेकिन इफ यू वांट टू डू ग्रेट थिंग्स, यू शुड लर्न टू डेलीगेट, कि मैं करूं कैसे इसको। लीडिंग इज ऑल्सो अबाउट लेटिंग गो, नॉट होल्डिंग ऑन। सारे काम नहीं करने, होल्ड नहीं करना, नहीं तो फिर आप कमाओगे अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए, है कि नहीं है। अगला स्ट्रैटेजी है जॉब शैडोइंग। जॉब शैडोइंग का मतलब क्या हुआ कि मैं काम कर रहा हूं और साथ में बिठा रहा हूं उसको, ताकि वो भी सीख जाए, शैडो की तरह, परछाई की तरह सिखा रहा हूं, और फिर उसके बाद फिर वो करे आगे चल के। इस मॉडल को क्या बोलते हैं? आई डू यू सी। मैं करूंगा तुम मेरे साथ देखो। सेल्स की मीटिंग पर जा रहे हैं, जूनियर को साथ ले गए, भाई मैं मीटिंग कर रहा हूं तुम देखो, आई डू यू सी, आप केवल देखो। दूसरा स्टेप, अब अगले दिन मीटिंग पे, नाउ यू डू आई सी, मतलब अब तुम मीटिंग करो, मैं तुम्हें देखूंगा तुम कैसे कर रहे हो। तो जब पहले मैंने करी उसने सीखा, अब वो थोड़ा थोड़ा करेगा, मैं साथ में मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ठीक कर रहा, वेरी गुड, वो थोड़ी गलती कर दी, वेरी गुड, अब ठीक कर रहा, वो थोड़ी सी और गलती कर दी। तो उसे बाहर आके कमरे से फिर सिखा दिया, भैया तुमने 8 चीजें ठीक करी, ये 2 गलती करी, इनको ठीक करना है आगे से। उसके बाद क्या हुआ, जब यू डू आई सी हो गया काफी ज्यादा, अब आता है अब आप करो काम, लेकिन मेरे को हाथ के हाथ रोज शाम को रिपोर्ट करो, यानी कि यू डू रिपोर्ट इमीडिएटली। और जब उसमें भी वो ठीक हो गया, तो अब क्या भैया, नाउ यू डू रिपोर्ट रूटीनली, अब हफ्ते में 1 दिन रिपोर्ट भेजते रहो मुझे। और फाइनली वो इतना एक्सपर्ट हो गया कि अब यू डू द सेम प्रोसेस टू योर जूनियर। वही अपने जूनियर्स के साथ भी वही स्टेप करेगा कि मैं करूंगा तुम देखो, अब तुम करो मैं देखूंगा, तुम मुझे इमीडिएटली रिपोर्ट करो, तुम मुझे रूटीन में रिपोर्ट करो। 4 स्टेप को, और 5वें पे फिर वो अपने जूनियर्स के साथ करेगा। इससे आप लोगों को अच्छे सिखा सकते हो और धीरे धीरे पूरी की पूरी टीम बिल्ड कर पाओगे। यही मुद्दा है, नॉलेज विल ब्रिंग यू अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस। जितनी नॉलेज लोगोगे उतना डिफरेंस आएगा। ये हमारे चैनल को और फेसबुक को जरूर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम को, वहां पे हम बहुत नॉलेज शेयर कर रहे हैं। काम बनाए आपका, ग्रोथ की करें बात, बने रहो अंटिल लास्ट, बिकॉज नो रिपीट टेलीकास्ट। अगला है क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्रिटिक लो कैपेबल आदमी को आपने बहुत क्रिटिकल काम दे दिया, टोटल कोलैप्स, कंप्लीट फेलियर। बंदर को बंदूक पकड़ा दोगे तो क्या करेगा? सब जगह चलाएगा। वो निशाना लगा के थोड़ी चलाता है। तो इसलिए बंदर को बंदूक नहीं पकड़ाते हैं, बड़ा सिंपल रूल है इसको। तो इसके बाद क्या काम होता है, देखो जैसे पता है क्या है, कई बार लोग क्या करते हैं कि लो क्रिटिकल काम हाई कैपेबल आदमी को देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट लेवल के आदमी को बोल दिया, भाई प्रिंट आउट निकाल ला। अब वाइस प्रेसिडेंट प्रिंट आउट निकालने का काम थोड़ी करे, अरे घर की बात है, आपस की बात है। वो ले भी आएगा, आपको बुरा भी नहीं मानेगा, मना भी नहीं करेगा। लाला जी हैं हमारे साथ, प्रेम लाला जी के साथ प्रिंट आउट मैं ले आता हूँ, चाय मैं पिला देता हूँ। लेकिन देखना चाहिए कि अब देखो, ओपन हार्ट सर्जरी को आप एक नए लड़के से तो नहीं करा सकते ना।
उसके बाद पूरा स्केल होना चाहिए। हाँ। और असली लीडर वो है जो केपेबल भी है और क्रिटिकल रोल भी संभाल रहा है, वो फिर हाई क्रिटिकल थिंकिंग का वो ऑर्गेनाइजेशन लीडर बनता है। और कुछ रोल ऐसे होते हैं जिसमें आपको ना केपेबिलिटी चाहिए ना क्रिटिकलिटी है। ब्लू कॉलर जॉब हो गया, जैसे चौकीदार का काम हो गया, बहुत क्रिटिकल अगर नहीं है, बैठना है उसने, एंट्री करनी है, तो आपको 15,000 18,000 रुपये महीने वाला आदमी आराम चल जाएगा, बैटिंग करता रहेगा। ना क्रिटिकल है ना केपेबल है, कोई समस्या नहीं है। इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करिए कि आप कैसे करेंगे। 4 क्वाड्रेंट मैंने आपको दिखाए, चारों क्वाड्रेंट को आप समझिए और तभी इसको लेकर के आइए। और अगली स्ट्रैटेजी है हुज गॉट द मंकी टेक्निक। ये मंकी टेक्निक कहते हैं ना, गेट द मंकी ऑफ माई बैक। हाँ, ये क्या रहता है, कभी कभार आप डेलीगेट करते हो, अपनी टीम को कुछ काम समझाते हो कि भाई तुम करो, मेरे लिए करो, और आप कहीं बड़ी मीटिंग में निकल रहे हो, सिचुएशन बता रहा हूँ, आप मीटिंग में निकल रहे हो और वो अचानक आता है, सर 1 मिनट। हाँ जी सर 1 मिनट, थोड़ा हेल्प चाहिए था। क्या हेल्प चाहिए था? सर आपने एक काम दिया था, हमसे हो नहीं पा रहा है, अब क्या आप कर सकते हो सर इसमें हमारे साथ बैठ के? अब होता क्या है ऐसी सिचुएशन में ना, कई बार बेचारा एंटरप्रेन्योर खुद ही काम करता रह जाता है और एम्प्लॉयज के लिए तनख्वाह कमाने में लगा रह जाता है। तो उसका मतलब हो गया मंकी ऑफ हिज बैक कम्स एज मंकी ऑन योर बैक। मतलब आप जो बेचारे को उसको काम दिया था वो काम अब आपके सर पे आ गया है। और ऐसे मंकी ऑन योर बैक को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, उसको आप ढंग से डेलीगेट करके रिड्यूस कर सकते हो। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे कि सर आप थोड़ा बैठ के हमारे साथ करा दो, सर आप इस काम को कर लो, तो आप उसको बोलिए कैन यू कम अप विद अ सोल्यूशन एंड आई विल कम एंड सी यू अगेन। कि आप कोई सोल्यूशन भी लेके आओ, केवल प्रॉब्लम मत लेके आओ, आप कुछ आइडियाज भी लेके आओ। अब आपने वापस उसको दिया, वो सोल्यूशन लेके आएगा, आइडियाज लेके आएगा और इवॉल्व करेगा और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और उससे चीजें इंप्रूव करेंगी। ऐसा करने से आप एनकरेज कर रहे हो कि वो भी नए स्किल लेगा और सारा काम आपके सर पे आने से भी थोड़ा कम हो जाएगा। 31वीं स्ट्रैटेजी, डेलीगेशन इज ऑल्सो आउटसोर्सिंग। आप डेलीगेट कर सकते हो टू गेन एडवांटेज। पेप्सी कंपनी की पेप्सी से बाहर यानी कि यूएस से बाहर दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट इंडिया में है और उस कंपनी को चलाता है वरुण बेवरेजेस। वरुण पेप्सी के लिए, पेप्सी कंपनी के लिए पेप्सी की बोतलों में पेप्सी भरता है, बनाता है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से सारे रिटेलर्स तक पहुंचाता है। ये वरुण बेवरेजेस का काम है। फायदा क्या हुआ, अब पेप्सी इन्वेस्ट कर सकता है मार्केटिंग और सेल्स में, और मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन वरुण बेवरेजेस कर लेता है पेप्सी के बिहाफ पे। अब पेप्सी को करना ही नहीं, पेप्सी खाली टीवी पे ऐड करता रहा, तो यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, ये पेप्सी करेगा और वरुण बेवरेज बेचारा कोल्ड ड्रिंक बनाता रहेगा, ढक्कन लगाएगा, बोतल निकालेगा, ट्रक में डालेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा। अपने यहाँ से आउटसोर्स करता है टेक्नोलॉजी को। बैंगलोर में टेक्नोलॉजी बनती है अमेरिका की, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरे को दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, तो मैं चाइना में नहीं बनाऊंगा। अलीबाबा ने कहा मैं यूएस में बनाऊंगा, तो उन्होंने अमेरिकन से दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी बनवाई। उन्होंने भी आउटसोर्स किया क्योंकि उनको लगा कि वैसा स्किल सेट और एक्सपीरियंस चाइना में अवेलेबल ही नहीं है। इस को आउटसोर्स करी। ग्राफी को मैं अगर खुद से करता, प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे खर्चा भी आता, टाइम भी लगता, मेहनत भी लगती, और ग्राफी ने मेरे टेक्निकल गैप को क्लोज कर दिया। मैं खाली डिलीवरी पे ध्यान दे रहा हूँ और ग्राफी के प्लेटफॉर्म पे आके कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या इशूज आते हैं, सर्वर का होता है इशू, आईटी सपोर्ट का होता है, वैसे तो ये फ्री वेबिनार था लेकिन पेमेंट इशू का होता है, प्लेटफॉर्म का होता है, होस्टिंग के इशूज होते हैं, वेब डिजाइनिंग, कोडिंग, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। ग्राफी के साथ मुझे अच्छी चीज़ क्या लगी कि भाई जूम वगैरह अगर आप 3,000 या 1,000 से ज़्यादा लोगों तो पेड कर देता है। ग्राफी के लिए 1,000 लोगों, 3,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो या मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, फ्री करता है वो। और डैशबोर्ड पर सब दिखा भी देता है कितने लोग आए। मेरे पास आपका ईमेल एड्रेस भी आ गया है और मेरे पास आपके फ़ोन नंबर भी आ गया है, मैं आपसे भी इंटरैक्ट कर सकता हूँ। उसी बहाने एनालिटिकल सपोर्ट दे देता है और ग्राफी चार्ज नहीं करता है। ग्राफी कहता है जब आप कमाओगे तब पे करना, तो वो चीज़ अच्छी लगी है कि एजुकेटर जो है टीचर प्रेन्योर भी बन सकता है इस तरीके से। तो मैंने आउटसोर्स किया उनको। ऐसे ही अगली स्ट्रैटेजी है अनलॉक योर टाइम स्ट्रैटेजी। अपने टाइम को कैसे अनलॉक करें। मैं Naukri.com की स्टडी देता हूँ उसमें। संजीव बिखचंदानी ये एक कंपनी में नौकरी किया करते थे और वहाँ पे सबके सब लोग मैगजीन का इंतजार करते थे उसके आखिरी पेज पढ़ने के लिए कि कौन सी नई नौकरी आई है।
सारे एम्प्लॉय लगे रहते थे कि भाई मैगजीन के आखिरी पेज पे चेक करो अगली नई नौकरी कौन सी आई, नई नौकरी कौन सी आई। नहीं, पूरी मैगजीन नहीं पढ़ते थे, खाली आखिरी के पेज में नई नौकरी के बारे में ढूंढते रहते थे। उनको लगा ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट में मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो उन्होंने Naukri.com बनाया और धीरे धीरे उन्होंने 70% मार्केट शेयर भी जॉब लिस्टिंग मार्केट के अंदर कैप्चर कर लिया। Naukri.com बहुत बड़ी हुई, कई कॉम्पिटिटर आए, टाइम्स जॉब्स भी आया, मॉन्स्टर भी आया, सबको पछाड़ दिया नौकरी ने। नौकरी अच्छी मार्केट एस्टैब्लिश हुई, स्टॉक मार्केट में गया, लिस्ट किया और आज हाई वैल्यू प्रोडक्ट है वहां पे। लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए बिखचंदानी ने क्या किया, उन्होंने हितेश ओबरॉय को सीईओ हायर कर लिया और सीईओ हायर करने के बाद वो और प्रोडक्ट में लगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर बन गए। जोमेटो में उन्होंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया, मैट्रिमोनी.com, शिक्षा.com। और ये उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, वो ऑपरेशनल रोल से अपने टाइम को अनलॉक कर सके, वहां से बाहर निकल सके, इसीलिए उन्होंने सीईओ हायर किया। तो ये आपको तरीके ढूंढने हैं कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें और प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाएं ताकि आप बड़े काम कर सकें। 33वीं स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। मैनेजमेंट बाय एब्सेंस क्या होता है कि मैं नहीं रहूं और फिर भी मैनेजमेंट चलती रहे, मेरा टाइम बच जाए, मेरे कम टाइम का इस्तेमाल हो, उसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट अच्छी चल जाए, इसको बोलते हैं आइडियल एमबीए। आई मतलब इंटीग्रेशन, जो दो डिपार्टमेंट एक जैसा काम कर रहे हो उनको जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो तो कम टाइम लगेगा। डी का मतलब है डेलीगेशन। डेलीगेशन मैं आपको समझा ही चुका हूं, जूनियर से काम कराना, जो मेरे करने की जरूरत ना पड़े और कोई जूनियर कर ले। ई मतलब एलिमिनेशन। हर कंपनी में कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऐसे काम होते हैं जो कि इतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, जिससे बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, जिससे कोई कॉस्ट भी कम नहीं होती और जिससे कस्टमर सेटिस्फाई भी नहीं होता। ऐसे डिपार्टमेंट को एलिमिनेट कर दो, ऐसे डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एलिमिनेट व्हाट इज नॉट नीडेड इन द कंपनी। ए मतलब ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स, मैंने पहले ही बताया, टेक्नोलॉजी बिल्ड करो और चीजों को ऑटोमेट कर दो, उससे भी आपका टाइम बचत होगा। एल मतलब लिबरेशन, यानी कि आउटसोर्स कर दो, जो काम कोई और अच्छे से कर सकता है वो उससे करा लो, कम कॉस्ट पे करा लो, एफिशिएंटली करा लो, इससे भी आपका टाइम बचता है। सो इंटीग्रेशन, डेलीगेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन, आइडियल, IDEAL, ये सब आपके टाइम को बचाते हैं और इसलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट टेक्निक में इस मॉडल को लिया। 34वीं स्ट्रैटेजी राशि मैट्रिक्स। जब भी कोई काम करो अपना राशि जरूर डिफाइन कर लो, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, आर, हाँ, करेगा कौन, ए मतलब अकाउंटेबल, करेगा ये लेकिन जिम्मेदारी इसकी है, करेगा रामलाल लेकिन जिम्मेदारी घनश्याम लाल की है। रामलाल को काम दिया है लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो कॉलर घनश्याम लाल का पकड़ा जाएगा। सी मतलब कंसल्टेड, अगर कहीं फंस जाओगे तो किससे सलाह लोगे, कंसल्ट किसको करोगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन है, पुराना कौन है, वो है चमन लाल। चमन लाल 30 साल से काम कर रहा है, अगर आपको कहीं फंस जाओ तो चमन लाल से फोन पर बात कर लो, सर करना कैसे है। और आई मतलब इन्फॉर्म्ड, ये एक सीनियर बॉस होता है जो करता कुछ नहीं है, उसको खाली इन्फॉर्म करना होता है ताकि वो ट्रैक करता रहे भाई काम हो रहा है नहीं हो रहा, जब क्राइसिस आएगा तो एंटर करेगा। ये बड़ा अच्छा मैट्रिक्स है, राशि मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को करने से आपकी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, आपके टाइम की बचत हो जाएगी। हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड और इन्फॉर्म्ड, ये 4 आदमी डिफाइन कर दो, आपका मैट्रिक्स अच्छे से चल जाएगा।